नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश। एक ऐसा देश जहां लोग आज़ादी का नाम तक नहीं जानते, जहां भूख, डर और प्रोपेगेंडा से जिंदगी चलती है। लेकिन असली सवाल ये है, ये सिस्टम चलता कैसे है? लोग भागते क्यों नहीं? और किम डायनेस्टी ने कैसे पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है? द रियल नॉर्थ कोरिया किताब खोलती है इस ताले को और दिखाती है वो हकीकत जो दुनिया की नज़रों से हमेशा छुपाई जाती है। इस किताब में आपको मिलेगी उस देश की असलियत, वहाँ के लोगों की जिंदगी की सच्ची तस्वीर और उस तानाशाही शासन की दास्तान जिसने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। तो चलिए जानते हैं पहले भाग में, जहां मैंने इस किताब को आसान भाषा और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। जब भी हम नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत मीडिया से सुनी हुई बातें आ जाती हैं, पागल देश, आखिरी स्टालिनिस्ट रेजीम, न्यूक्लियर खतरा वगैरह। आमतौर पर लोग मानते हैं कि ये देश इरैशनल है और इसकी नीतियां कॉमन सेंस से परे हैं। लेकिन लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ कहते हैं कि यह सोच गलत है। नॉर्थ कोरिया इरैशनल नहीं है। इसका आज तक टिके रहना इस बात का सबूत है कि इसके नेता बेहद सोच समझकर और ठंडे दिमाग से राजनीति करते हैं। लेखक बताते हैं कि यह छोटा सा देश, जिसके पास बहुत कम रिसोर्सेज और कमजोर इकोनॉमी है, फिर भी बड़ी ताकतों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता आया है। ऐसा तभी हो सकता है जब नेता प्रैक्टिकल और चालाक हो। लैंकॉफ इसे मैकियावेलियन पॉलिटिक्स की बेहतरीन मिसाल कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरिया सच में खतरनाक विचारधारा वाला या बहुत अग्रेसिव देश है? लेखक बताते हैं कि सतह पर ऐसा लगता है क्योंकि उनकी मीडिया भड़काऊ भाषा बोलती है और न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया को डराता है। लेकिन गहराई से देखें तो नॉर्थ कोरिया हमेशा रेड लाइन को छूकर रुक जाता है। वो जानता है कि अगर जंग छेड़ी तो अंत उसका ही होगा। लेखक का मानना है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति है, डर और धमकी के जरिए फॉरेन एड लेना और सत्ता बचाए रखना। लैंकॉफ आगे समझाते हैं कि किम फैमिली का शासन शुरुआत में स्टालिन की मदद से एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ। जनता का भी उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था फेल हुई, एलीट वंशानुगत हो गए और सुधार असंभव हो गया। सबसे बड़ी विडंबना लेखक के अनुसार ये थी कि नॉर्थ कोरिया का असली संकट उसके जुड़वा भाई साउथ कोरिया की तरक्की से पैदा हुआ। साउथ ने 1945 के बाद ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे सफलता दिलाई और नॉर्थ पीछे रह गया। 1990 में जब सोवियत मदद बंद हुई तो किम परिवार ने सुधार करने की बजाय डिप्लोमेसी और न्यूक्लियर ब्लैकमेल का रास्ता चुना। लेखक बताते हैं कि इस फैसले से भयानक अकाल और लाखों मौतें हुई, लेकिन रेजीम बचा रहा। लैंकॉफ कहते हैं कि नॉर्थ कोरियन एलीट पूरी तरह पागल या खून के प्यासे नहीं है। वे डरते हैं कि बदलाव उनकी सत्ता और जिंदगी छीन लेगा। यही डर उन्हें कठोर नीतियों पर टिकाए रखता है। बहुत से लोग मानते हैं कि चाइना जैसे रिफॉर्म्स इसका हल हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि नॉर्थ कोरियन नेता इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही कंट्रोल ढीला होगा, पूरा सिस्टम गिर जाएगा। उनके डर पूरी तरह झूठे नहीं हैं। अब जब नया किम सामने आया है तो लेखक लिखते हैं कि उम्मीद भी है और डर भी। उम्मीद की शायद अब कोई बदलाव आए, और डर की कहीं बदलाव ही पूरे सिस्टम को तोड़कर हालात और बुरे न बना दे। अंत में लैंकॉफ हमें याद दिलाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की असली त्रासदी उसकी 24 मिलियन जनता है। वे न सिर्फ इतिहास की मार झेल रहे हैं, बल्कि उस छोटे से एलीट वर्ग की सेल्फिश राजनीति की भी शिकार हैं, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आधुनिक नॉर्थ कोरिया को समझना उसके अतीत को देखे बिना मुमकिन ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने कभी वैसा रिफॉर्म नहीं किया जैसा चाइना ने किया था, यानी सरकार द्वारा शुरू की गई सिस्टमैटिक बदलावों की प्रक्रिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नॉर्थ कोरिया कभी बदला ही नहीं। किम योंग इल के समय का नॉर्थ कोरिया किम इल संग के शुरुआती दौर से काफी अलग था। फिर भी किम इल संग के शासनकाल में जो ढांचा बना, वही आज के नॉर्थ कोरिया की पहचान तय करता है। लेखक बताते हैं कि किम इल संग का नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अजीब और अनोखे देशों में से एक था। ये देश शुरुआत में सोवियत यूनियन का क्लाइंट स्टेट था, लेकिन इसमें लोकल सपोर्ट और उम्मीदें भी जुड़ी हुई थीं। धीरे धीरे यह एक नेशनल स्टालिनिस्ट रेजीम में बदल गया, और इस रूप में उसने 1990 के दशक तक बिना बड़े बदलाव के सर्वाइव किया। सितंबर 1945 की एक शरद ऋतु की सुबह सोवियत जहाज पुगाचोव कोरियाई पोर्ट वॉनसान पहुंचा। इसमें कुछ एशियाई चेहरे वाले सैनिक सोवियत यूनिफॉर्म पहने उतरे। इन्हीं में एक युवा कप्तान भी था, किम इल संग। वो प्योंगयांग का रहने वाला था, लेकिन करीब 20 साल विदेश में गुजारने के बाद लौट रहा था। 1930 के दशक में किम इल संग ने चीन में गरिल्ला लड़ाई लड़ी थी
और 1940 के दशक में सोवियत आर्मी की 88th ब्रिगेड में बटालियन कमांडर बना। लेकिन 1945 में जब वो अपने देश लौटा तो जल्द ही नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने वाला था। लेखक लिखते हैं कि उस समय सोवियत आर्मी ने पूरे नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लिया था। चाहती तो साउथ पर भी कब्जा कर सकती थी, लेकिन मॉस्को और वॉशिंगटन के समझौते के तहत कोरियाई प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांटा गया, 38 पैरेलल के उत्तर में सोवियत जोन और दक्षिण में यूएस जोन। किम इल संग असल में 1930 के दशक का एक गरिल्ला फाइटर था। नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा ने और बाद के इतिहासकारों ने उसकी छवि को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि आज अक्सर यह मान लिया जाता है कि 1945 से पहले ही वो बहुत बड़ा नेता था। लेकिन सच ये है कि उस समय किम इल संग एक युवा, साधारण से दिखने वाले इंसान थे। यहाँ तक कि 1945 में उन्हें पहली बार देखने वाले एक व्यक्ति ने उनका वर्णन इस तरह किया, वो किसी चाइनीज फूड स्टॉल के मोटे डिलीवरी बॉय जैसे लगते थे। फिर भी 1945 से 46 में सोवियत सेना ने अंततः किम इल संग को ही नॉर्थ कोरिया का नया कम्युनिस्ट नेता बनाने का फैसला किया। क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। वो रशियन भाषा ठीक ठाक बोल लेते थे, उनका गरिल्ला अनुभव भले छोटा था लेकिन था असली, और सबसे अहम बात, वो नॉर्थ कोरिया के स्थानीय थे। स्टालिन को ऐसे फॉरेन कम्युनिस्ट आइडियोलॉग्स पर भरोसा नहीं था जो पूरी तरह बाहर से आए हों। किम इल संग का जन्म 15 अप्रैल 1912 को हुआ था, उसी दिन जब टाइटैनिक डूबा था। उनका असली नाम किम सोंग जू था और बाद में 1930 के दशक में उन्होंने किम इल संग नाम अपनाया। नॉर्थ कोरियन प्रचार मशीन ने उन्हें गरीब किसान का बेटा दिखाया, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच ये है कि उनका परिवार मध्यम वर्गीय और पढ़ा लिखा था। उनके पिता प्रोटेस्टेंट स्कूल से पढ़े थे, हर्बल मेडिसिन और टीचिंग से रोजी कमाते थे और एक सक्रिय क्रिश्चियन भी थे। किम इल संग ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की, जो उस समय के कोरियाई समाज में एक बड़ी बात थी। बचपन का ज्यादातर समय उनका परिवार नॉर्थ ईस्ट चाइना में बिता रहा था। अच्छी शिक्षा होने के बावजूद किम क्लार्क, व्यापारी या शिक्षक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना। 1930 के शुरुआती वर्षों में वे कम्युनिस्ट गरिल्लाज में शामिल हो गए और मंचूरिया में जापानियों के खिलाफ लड़ने लगे। लेखक बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल कहानी हमेशा किम के फॉरेन कनेक्शंस को छुपाती रही। असलियत ये थी कि वे करीब 10 साल तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और गरिल्ला लड़ाइयाँ चीनी या सोवियत कमांड के तहत ही लड़ी। लेकिन प्रोपेगेंडा ने उन्हें महज 20 साल की उम्र में कोरियन गरिल्ला आर्मी बनाने वाला महानायक दिखा दिया। अब सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आराम की जिंदगी छोड़कर इतने मुश्किल रास्ते पर क्यों चला? इसका जवाब आइडियोलॉजी में मिलता है। किम इल संग एक आदर्शवादी थे जिन्हें कम्युनिज्म और राष्ट्रीय आज़ादी दोनों का सपना था। ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं था, बल्कि एक तरीका था बैकवर्डनेस और कॉलोनियलिज्म से बाहर निकलकर आधुनिक बनने का। यही सोच माओ जेडोंग, हो ची मिन्ह और किम इल संग जैसे नेताओं को आगे बढ़ा रही थी। भले ही किम इल संग को सोवियत सेना ने सत्ता में बैठाया था, लेकिन उनका मकसद कभी पपट बनना नहीं था। वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन उतने ही नेशनलिस्ट भी। सोवियत और चाइनीज राजनयिकों को बाद में ये समझ आया कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठा दिया है जो मॉस्को या बीजिंग के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। दरअसल ईस्ट एशियन कम्युनिस्ट नेताओं में नेशनलिज्म गहराई से मौजूद था और इसी वजह से वे कभी भी पूरी तरह से पपट रूलर्स नहीं बन पाए। आयरॉनिकली, उनकी यह जिद कभी कभी जनता के लिए और भी कठिनाइयां ले आई, क्योंकि सोवियत कम्युनिज्म का जो नर्म वर्जन बाद में आया, उससे कहीं ज्यादा कठोर और दमनकारी वर्जन इन देशों में लागू हुआ। 1945 से 1948 के बीच का नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से सोवियत कंट्रोल में था। उस समय जो भी फैसले लिए जाते वो मॉस्को की मंजूरी से ही होते। यहाँ तक कि किम इल संग और बाकी नेताओं के भाषण पहले सोवियत एम्बेसी में भेजे जाते, वहीं से उन्हें अप्रूव किया जाता। स्टालिन ने खुद नॉर्थ कोरिया के 1948 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को एडिट किया था और शुरुआती विरोधियों को सोवियत पुलिस ने गिरफ्तार करके सीधे साइबेरिया के प्रिजन कैंप्स में भेज दिया, क्योंकि तब नॉर्थ कोरिया की अपनी जेल व्यवस्था तक नहीं थी। लेखक एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हैं। दिसंबर 1946 में जब पहली बार नॉर्थ कोरिया में चुनाव की तैयारी हो रही थी, तो 3 सोवियत जनरल्स ने बिना किसी कोरियन की मौजूदगी के असेंबली की पूरी संरचना तय की। उन्होंने ये भी तय किया कि कुल 231 सदस्य होंगे, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, कितनी महिलाएं होंगी और संसद की पूरी सामाजिक संरचना कैसी होगी। और जब चुनाव हुए तो ये योजना लगभग ज्यों की त्यों लागू कर दी गई।
1946 से 1950 के बीच सोवियत सलाहकारों की मदद से नॉर्थ कोरिया ने कई कम्युनिस्ट रिफॉर्म्स किए। जमीनों का बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ, लैंडलॉर्ड्स को साउथ भागना पड़ा। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राजनीति में कोरियन वर्कर्स पार्टी ने समाज पर पूरा नियंत्रण जमा लिया। किम इल संग और दूसरे नेताओं की क्रिश्चियन पृष्ठभूमि होने के बावजूद उस दौर में ईसाइयों पर बेहद सख्त दमन हुआ। लाखों उद्यमी, लैंडलॉर्ड्स और क्रिश्चियन एक्टिविस्ट साउथ भाग गए। अनुमान है कि 1945 से 1951 के बीच करीब 12 से 15 लाख लोग, यानी कुल आबादी का 10-15% साउथ में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि संभावित ऑपोजिशन खुद ही देश छोड़ गई और रेजीम और भी होमोजेनस हो गया। पहली नज़र में 1940 का नॉर्थ कोरिया एक सोवियत सैटेलाइट रेजीम लगता है, यानी एक पपेट स्टेट। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, सोवियत कंट्रोल था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किम इल संग की सरकार को कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। साउथ कोरिया में 1980 के बाद लेफ्ट और राइट के बीच इस मुद्दे पर गहरी बहस शुरू हुई। लेफ्ट हिस्टोरियंस इसे एक पॉपुलर रेवोल्यूशन मानते हैं और सोवियत रोल को नज़रअंदाज करते हैं। वहीं राइट हिस्टोरियन सिंगमन री की लेजिटिमेसी साबित करने में लगे रहते हैं और किम इल संग की सरकार की शुरुआती पॉपुलैरिटी को स्वीकार नहीं करते। सच्चाई कहीं बीच में है। नॉर्थ कोरिया की 1940 वाली कहानी फॉरेन ऑक्यूपेशन भी थी और पॉपुलर रेवोल्यूशन भी। सोवियत मॉडल इम्पोज्ड किया गया था, लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की प्रोमिसेस, बराबरी, एफ्लुएंस और साइंटिफिक मॉडर्निटी नॉर्थ कोरियन जनता को उस समय आकर्षक लग रही थी। आखिरकार यूएसएसआर की सफलताओं, फाइटर जेट्स, बैले, स्पेस पावर की खबरें हर जगह पहुंचती थीं, जबकि उसकी भयानक नाकामियों, जैसे 1930 का फैमिन, की जानकारी शायद ही किसी तक पहुंचती। इसी वजह से सोवियत बैक्ड रिफॉर्म्स भी लोगों को उम्मीद और विश्वास से भर देते थे। ऑन्ड्रे लैंकोफ लिखते हैं कि 1946 तक कोरिया का बंटवारा एक सच्चाई बन चुका था और 1948 में यह औपचारिक भी हो गया। 15 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ कोरिया रोक सियोल में घोषित हुआ और 9 सितंबर को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK प्योंगयांग में। दोनों ही सरकारें खुद को पूरे कोरियाई प्रायद्वीप की एकमात्र वैध सरकार मानती थी और यही स्थिति आज भी तकनीकी तौर पर कायम है। कभी कभी यह प्रतिस्पर्धा हास्यास्पद भी हो जाती थी। उदाहरण के लिए 1972 तक DPRK के संविधान में राजधानी सियोल ही लिखी रहती थी। उसी तरह साउथ कोरिया आज भी नॉर्थ कोरिया की प्रांतों के लिए गवर्नर नियुक्त करता है और उनके ऑफिस बाकायदा सियोल में चलते हैं। दोनों तरफ का दावा था कि यूनिफिकेशन ही सर्वोच्च लक्ष्य है। फर्क बस इतना था कि साउथ कोरियन सरकार ज्यादा बातें करती थी लेकिन तैयारी कम। जबकि किम इल संग लगातार मॉस्को से साउथ पर हमला करने की अनुमति मांगता रहा। उसका दावा था कि जैसे ही नॉर्थ कोरियन टैंक सीमा पार करेंगे, साउथ के लोग सिंगमन री की प्रो अमेरिकन सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे। शुरुआत में स्टालिन इस विचार से उत्साहित नहीं थे। वो यूनाइटेड स्टेट्स, जो उस समय दुनिया की अकेली परमाणु शक्ति थी, से सीधे टकराना नहीं चाहते थे। लेकिन 1949 में हालात बदले। सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर लिया और चीन में कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए। साथ ही खुफिया रिपोर्टें भी यह बता रही थी कि अमेरिका कोरिया को अपनी रणनीति में खास अहमियत नहीं देता। अब किम इल संग की जिद कम रिस्की लगने लगी। आखिरकार जनवरी 1950 में स्टालिन ने हमले की मंजूरी दे दी। अप्रैल में किम मॉस्को गया और उसने बार बार भरोसा दिलाया कि यह युद्ध 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सोवियत एडवाइजर्स ने योजनाएं बनाई और जून 1950 में युद्ध शुरू हुआ। 25 जून 1950 को कोरियन वॉर छिड़ गया। शुरुआती हफ्तों में नॉर्थ कोरिया ने तेजी से जीत हासिल की। अगस्त तक उसने कोरिया का 95% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो हालात पलट गए। सितंबर में यूएस फौजों ने मैसिव काउंटर अटैक किया और नॉर्थ कोरियन सेना लगभग नष्ट हो गई। इसके बाद चीन ने हस्तक्षेप किया और नवंबर 1950 में एक बड़ा काउंटर स्ट्राइक किया। लेखक के मुताबिक ये चीन की सैन्य इतिहास की सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक था। 3 साल तक खून खराबा और ट्रेंच वॉरफेयर चलता रहा। अंत में 1953 में आर्मिस्टिस ट्रीटी हुई और सीमा वही बन गई जो 1945 में 38 पैरेलल पर तय की गई थी। लाखों लोग मारे गए और युद्ध बिना किसी निर्णायक जीत के एक ड्रॉ में खत्म हुआ। लेकिन इस युद्ध ने किम इल संग की शक्ति को जबरदस्त मजबूती दी। युद्ध से पहले वो कम्युनिस्ट नेताओं में बस पहला बराबरों में से था,
लेकिन युद्ध के बाद वो निर्विवाद नेता बन गया। जो नए लोग कोरियन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने सिर्फ किम इल संग को ही नेता के रूप में जाना। उन्होंने अपने पुराने गरिल्ला साथियों को भी ऊंचे पदों पर बैठाया। युद्ध के बाद सोवियत इन्फ्लुएंस भी कमजोर हुआ। चीन और सोवियत यूनियन के बीच संबंध भी बिगड़ने लगे। किम ने इस विरोधाभास का फायदा उठाया और सोवियत लॉयल अधिकारियों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। कुछ तो सीधे गायब कर दिए गए या सुसाइड घोषित कर दिए गए। 1953 से 1955 में घरेलू कम्युनिस्ट नेताओं पर भी भारी पर्जस हुई। उन्हें जासूस और गद्दार कहा गया, शो ट्रायल्स किए गए और या तो गोली मार दी गई या परिवार समेत जेलों में डाल दिया गया। फिर आया साल 1956, जब किम इल संग की नीतियों पर उनकी ही पार्टी के भीतर से गंभीर चुनौती उठी। मॉस्को में चल रही डेस्टालिनाइजेशन से प्रभावित प्रो सोवियत और प्रो चाइनीज गुटों ने किम को हटाने की साजिश रची। अगस्त 1956 में सेंट्रल कमेटी की बैठक में किम और उनकी नीतियों पर खुला हमला किया गया। 1950 के दशक की पर्जस ने नॉर्थ कोरियन नेतृत्व को पूरी तरह बदल दिया। अब लगभग सारे ऊंचे पद किम इल संग के पुराने गरिल्ला साथियों और उनके चुने हुए लोगों के हाथ में आ गए। धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्य भी सत्ता संरचना में जगह बनाने लगे। दिलचस्प बात यह है कि इन नए नेताओं में से बहुत कम लोग हाई स्कूल तक पहुंचे थे और ज्यादातर तो फॉर्मल शिक्षा से भी वंचित रहे। लेकिन उनकी खासियत यही थी कि वे किम इल संग के प्रति पूरी तरह वफादार थे और उनकी कल्पना के मुताबिक देश बनाने के लिए तैयार थे। लेखक कहते हैं, यही एक बात असली मायने रखती थी। 1950 के आखिर तक नॉर्थ कोरिया अब सिर्फ एक और पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं रह गया था। धीरे धीरे यह एक अलग तरह का, लगभग अनोखा राज्य बनता चला गया, जिसकी तुलना 20वीं सदी के किसी और देश से करना मुश्किल है। लेखक बताते हैं कि पहले दौर के कम्युनिस्ट नेताओं का नजरिया कॉस्मोपॉलिटन और आधुनिक था। वे विश्वविद्यालय शिक्षित थे, नेशनलिज्म और सोशलिज्म का मिला जुला रूप रखते थे। लेकिन जब उनकी जगह गरिल्ला पृष्ठभूमि वाले लोग आए, तो नॉर्थ कोरिया की सोच भी बदल गई। अब उनकी दृष्टि पारंपरिक पूर्वी एशियाई किसान समाज की इच्छाओं और सपनों जैसी थी। किसान विद्रोहियों की तरह वे एक यूटोपियन समाज का सपना देखते थे, जहां सब बराबर हो, जमीन राज्य की हो और नेता सब पर नजर रखे। कोरियन वॉर ने समाज को मिलिटराइज्ड कर दिया और नॉर्थ कोरिया को एक किले में बदल दिया, जैसा कि सरकारी प्रचार कहता था। इस सब को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की 1950 के सिनो सोवियत स्प्लिट ने। सोवियत कम्युनिज्म और चीनी कम्युनिज्म अब दो अलग रास्ते थे। यूएसएसआर का मॉडल धीरे धीरे लिबरल और कम दमनकारी हो रहा था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की संख्या लाखों से घटकर कुछ हजार हो गई। हाउसिंग प्रोग्राम शुरू हुए और कंज्यूमर गुड्स सस्ती होने लगी। जबकि चीन में इसी समय कलेक्टिवाइजेशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी नीतियों ने भयानक अकाल पैदा किया, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। लेखक कहते हैं कि किम इल संग शुरू में चीनी मॉडल की तरफ आकर्षित हुए। माओ का कठोर ऑस्टेयर कम्युनिज्म उन्हें ज्यादा भाता था। उनका विजन था एक ऐसा कोरिया जहां लोग स्टेट फार्म्स और फैक्ट्रीज में कड़ी मेहनत करें, रफली बराबर रेशन पाएं, निजी लाभ की कोई जगह न हो और सब कुछ ग्रेट लीडर के आदेशों से चले। उस समय के आम किसानों को ये सपना अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उनके लिए रोज चावल खाना, मांस का सूप मिलना और छत पर टाइल होना ही लग्जरी माना जाता था। किम ने यही वादा किया कि एक दिन हर कोरियन बॉइल्ड राइस और मीट सूप खाएगा, सिल्क पहनेगा और टाइल रूफ्ड घरों में रहेगा। लेकिन ये सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं थी। लेखक बताते हैं कि 1956 की क्राइसिस और कॉन्स्पिरेसी के बाद किम इल संग को लगा कि सोवियत यूनियन उनके लिए खतरा है। यूएसएसआर में पर्सनैलिटी कल्ट के खिलाफ अभियान चल रहा था और किम को डर था कि यह नारा उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने चीन के साथ नजदीकी बढ़ाई और मॉस्को से दूरी बना ली। 1960 तक हालात इतने बिगड़े कि सोवियत एडवाइजर्स को घर भेज दिया गया और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरियंस जिन्होंने बाहर शादी की थी, उन्हें अपनी फॉरेन पत्नियों को तलाक देने पर मजबूर किया गया। सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप में पढ़ रहे छात्रों को भी वापस बुला लिया गया। लेखक लिखते हैं कि मीडिया में भी ये दुश्मनी साफ दिखने लगी। रोडोंग सिन्मन, नॉर्थ कोरिया का अखबार, सोवियट्स पर एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाता था, जबकि प्रावडा, सोवियत अखबार, नॉर्थ कोरिया की नासमझी और कृतघ्नता पर अफसोस जताता था। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के एक राजदूत ने मॉस्को में असाइलम मांग लिया और सोवियत सरकार ने उसे मंजूर भी कर लिया। ये कम्युनिस्ट ब्लॉक के इतिहास में लगभग अभूतपूर्व घटना थी।
इस दौर में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को सोवियत नियंत्रण से दूर कर लिया और चीन के सख्त मॉडल के करीब ले गया। लेखक ऑन्ड्रे लैंगकॉफ मानते हैं कि यहीं से नॉर्थ कोरिया की यूनिकनेस की जड़ें गहराई से जमने लगी। 1965 के बाद नॉर्थ कोरिया और मॉस्को के रिश्ते कुछ हद तक सुधर गए। क्रुश्चेव को हटाकर ब्रेजनेव के आने से भी फर्क पड़ा, लेकिन असली वजह और गहरी थी। चीन न तो आर्थिक मदद दे पा रहा था, न ही कल्चरल रेवोल्यूशन की अराजकता से निकल पा रहा था। प्योंगयांग के लिए यह अराजकता सोवियत लिबरलाइजेशन से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। किम इल संग ने तो ब्रेजनेव से निजी बातचीत में कल्चरल रेवोल्यूशन को एक विशाल मूर्खता, मैसिव इडियसी, कहा। 1960 के आखिर में प्योंगयांग और बीजिंग के रिश्ते लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गए। दोनों देशों ने राजदूत वापस बुला लिए और सीमा पर टकराव बढ़ गए। किम इल संग तो यहां तक डर गए कि कहीं चाइनीज उनकी हवाई उड़ानों को रोक न ले, इसलिए उन्होंने मॉस्को से अनुरोध किया कि नॉर्थ कोरियन डेलीगेशंस को सोवियत एयरस्पेस से उड़ने दिया जाए। चाइनीज रेड गार्ड्स ने तो किम को नियो फ्यूडल रूलर तक कह दिया। 1970 की शुरुआत तक नॉर्थ कोरिया ने एक नई विदेश नीति अपनाई, इक्विडिस्टेंस पॉलिसी। अब उसने यूएसएसआर और चाइना दोनों के बीच बैलेंस बनाकर एड लेना शुरू किया। दोनों राइवल शक्तियां जानती थीं कि प्योंगयांग उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन दोनों को नॉर्थ कोरिया की जरूरत भी थी, क्योंकि यह उनके लिए यूएस और साउथ कोरिया के खिलाफ एक बफर जोन था। लेकिन नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी धीरे धीरे फंसने लगी थी। 1960 तक जो ईस्ट एशिया में सबसे आगे मानी जाती थी, वो अब स्टैग्नेशन की ओर बढ़ रही थी। एड अनिवार्य हो गई। इसी दौरान प्योंगयांग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारी कर्ज लेना शुरू किया। 1970 के ऑयल क्राइसिस के बाद कम्युनिस्ट्स को अच्छे बोरोअर माना जाता था, तो लोन्स आसानी से मिल गए। लेकिन ये पैसा प्रोडक्शन या डेवलपमेंट में नहीं लगा, बल्कि प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स और गलत योजनाओं में बर्बाद हुआ। नतीजा ये हुआ कि 1979 से 80 तक नॉर्थ कोरिया पहला कम्युनिस्ट राज्य बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया। 2007 तक उस पर अरबों डॉलर का ब्याज और मूलधन बकाया था। इसी दौर में नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेसी का एक और अजीब चेहरा सामने आया, स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग। 1976 में नॉर्वेजियन पुलिस ने नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स को 4000 शराब की बोतलें और तस्करी किए हुए सिगरेट बेचते पकड़ा। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में भी यही नेटवर्क चल रहा था। स्वीडन में तो हालात इतने हास्यास्पद हो गए कि छात्रों ने प्योंगयांग एम्बेसी पर मजाक में वाइन एंड स्पिरिट्स कोऑप का बोर्ड टांग दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इजिप्ट और नॉर्वे में नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स हैशीश के साथ पकड़े गए और आगे चलकर उनके नाम काउंटरफेट यूएस डॉलर्स यानी सुपर नोट्स फैलाने से भी जुड़े। शायद मिड 70s से नॉर्थ कोरिया की एम्बेसीज को सेल्फ रिलायंस के नाम पर खुद खर्च निकालने के लिए ऐसे धंधों में धकेल दिया गया। समस्या ये थी कि इन तस्करी और जाली नोटों से नॉर्थ कोरिया को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी इंटरनेशनल छवि और भी बदनाम हो गई। 1970 के दशक का एक और चौंकाने वाला पहलू था अबडक्शंस। पहले यूएसएसआर में डिसेंटर्स को उठाने की कोशिश की गई। एक युवा कवि हो चिन बच निकले, लेकिन एक नॉर्थ कोरियन म्यूजिशियन मॉस्को से ही अगवा कर लिया गया और कभी दिखाई नहीं दिया। इस घटना पर यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर तक को निकाल बाहर किया। फिर लेट 1970 में जापान और साउथ कोरिया इस किडनैपिंग स्ट्रैटेजी का मुख्य निशाना बने। अब डिसिडेंट्स नहीं, बल्कि आम लोग शिकार बने। जापान के समुद्र तटों पर टहल रहे साधारण नागरिक भी नॉर्थ कोरियन कमांडोज द्वारा उठा लिए जाते थे। ये घटनाएं इतनी अविश्वसनीय लगती थी कि 1980 और 1990 में कई पत्रकार और स्कॉलर्स, खासकर लेफ्ट इंक्लिनेशन वाले, इन डिसअपीयरेंसेस को नॉर्थ कोरिया से जोड़ने से इनकार करते रहे। 2002 में किम योंग इल ने खुद स्वीकार किया कि जापान से हुए अबडक्शंस नॉर्थ कोरिया के ही काम थे। उसने कुछ सर्वाइवर्स को जापान वापस भी भेजा। इसका मकसद रिश्ते सुधारना था, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जापानी जनता गुस्से से फट पड़ी और सरकार ने सभी अबडक्टीज को लौटाने की मांग कर दी। प्योंगयांग ने दावा किया कि जितने जीवित थे सब वापस भेज दिए गए, बाकी मर चुके हैं। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि जापान के साथ नॉर्थ कोरिया के व्यापार और कल्चरल एक्सचेंजेस पूरी तरह रुक गए। लेखक बताते हैं कि इन अबडक्शंस का असली मकसद अबडक्टीज से उनके लैंग्वेज और डेली लाइफ स्किल्स लेना था, ताकि नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को जापानी के तौर पर ट्रेन किया जा सके। उदाहरण के लिए 1978 में अबडक्ट हुई 22 साल की होस्टेस याको टगुची ने उस एजेंट को ट्रेन किया जिसने बाद में साउथ कोरिया के विमान में बम रखा था।
अजीब बात यह है कि प्योंगयांग के पास पहले से ही जापान में रहने वाले चोंग्रियन नेटवर्क के लोग थे, जो जापानी भाषा और जीवन से पूरी तरह वाकिफ थे। लेकिन रेजीम ने अबडक्टीज पर ही भरोसा किया। 1950 में करीब 7 लाख एथनिक कोरियंस जापान में रह रहे थे। कॉलोनियल दौर में जबरन या रोजगार की तलाश में वे जापान गए थे। 1951 में उन्हें जापानीज सिटीजनशिप से वंचित कर दिया गया और वे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बने। इसी माहौल में प्रो प्योंगयांग एक्टिविस्ट्स ने उन्हें नॉर्थ कोरिया के साथ जोड़ने में सफलता पाई और 1950 से 60 में 93,000 लोग रिटर्न करके नॉर्थ कोरिया पहुंचे। हालांकि उनमें से अधिकांश असल में साउथ या दूसरी जगहों से आए थे। नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो उनकी उम्मीदें जल्दी टूट गईं। वहां की गरीबी और दमन ने उन्हें घेर लिया, लेकिन लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लेखक लिखते हैं कि ये लोग अजीब स्थिति में फंस गए, आइडियोलॉजिकली सस्पेक्ट भी और प्रिविलेज भी। उनके पास जापान से आने वाले रेमिटेंसेस थे, जिससे वे नॉर्थ कोरियन स्टैंडर्ड से संपन्न जीवन जीते थे, लेकिन वही पैसे भेजने के लिए उन्हें अपने पत्रों में ग्रेट लीडर की तारीफ करना अनिवार्य था। 1990 के बाद रेमिटेंसेस सूखने लगे, क्योंकि पहली पीढ़ी के रिश्तेदार मरने लगे और अगली पीढ़ी का नॉर्थ कोरिया से कोई नाता नहीं था। चोंग्रियन की ताक भी कम हो गई, लेकिन 1990 तक ये डायस्पोरा नेटवर्क प्योंगयांग के लिए एक बड़ा सहारा था। वे बताते हैं कि सोवियत कम्युनिज्म और उसके लोकल रूप हमेशा पुरुष प्रधान रहे। 1960 से 70 की कम्युनिस्ट ब्यूरोक्रेसी बूढ़े पुरुषों की ही दुनिया थी, जबकि शुरुआती मार्क्सिज्म काफी फेमिनिस्ट था और आर्थिक सामाजिक बराबरी की बात करता था। 1946 में नॉर्थ कोरिया ने जेंडर इक्वालिटी लॉ पास किया, जिसने कंक्यूबनेज खत्म किया, तलाक को आसान बनाया और महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिए। लेकिन इसके बावजूद राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम रही। 1945 से 2000 तक 260 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ 6 महिलाएं थीं। किम इल संग के दौर में आम धारणा थी कि महिलाओं को करियर नहीं, बल्कि घर परिवार पर ध्यान देना चाहिए। दिलचस्प ये है कि नॉर्थ कोरिया उन देशों में से था जहां हाउसवाइफ्स होना नकारात्मक नहीं माना जाता था। यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोप में हाउसवाइफ्स रहे थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में शहरी शादीशुदा महिलाओं का बड़ा हिस्सा घर पर ही रहता था। 1940 के दशक से 50 के दशक तक में कुछ महिला नेता थीं, जैसे पाक चोंगे, जो सोवियत इंटेलिजेंस ऑपरेटिव भी रह चुकी थी, और हो चोंग सक, जिन्होंने चाइनीज सिविल वॉर में कॉमसा के रूप में हिस्सा लिया था। लेकिन 1960 में ये सब हाशिए पर डाल दी गई। 1960 के बाद से ऊंचे राजनीतिक पदों पर आई महिलाएं ज्यादातर किम फैमिली से ही थीं, जैसे किम इल संग की पत्नी किम सोंगे और बाद में किम योंग इल की बहन किम क्योंग हुई। लेकिन असली बदलाव 1990 में आया, जब स्टेट इकोनॉमी ढह गई तो पुरुषों को अपने नॉन फंक्शनिंग कारखानों में जाना पड़ता था, जबकि महिलाएं, जो घर में फ्री थी, नॉन ऑफिशियल इकोनॉमी में उतर आईं। वे पेटी ट्रेड और सर्वाइवल एक्टिविटीज की असली बैकबोन बन गईं। धीरे धीरे महिलाएं परिवार की मुख्य कमाने वाली बनी और जेंडर रिलेशंस में बड़ा बदलाव आया। कई डिवोर्सेस महिलाओं की पहल पर हुए। लेखक कहते हैं कि जहां ईस्टर्न यूरोप में सोशलिज्म के पतन से महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई, वहीं नॉर्थ कोरिया में संकट ने महिलाओं को सशक्त बना दिया, कम से कम उन लोगों को जो फैमिन में बच गईं। 1953 का युद्ध किसी शांति समझौते से नहीं, बल्कि सिर्फ एक आर्मिस्टिस यानी अस्थायी युद्धविराम से रुका। साउथ कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, क्योंकि उनके हिसाब से यह नॉर्थ कोरिया को मान्यता देने जैसा था। 1960 के दशक तक दुनिया के किसी भी देश को ये चुनना पड़ता था कि वो किस कोरिया से संबंध रखेगा। अगर कोई प्योंगयांग से रिश्ता बनाता तो सोल से रिश्ता टूट जाता। ये सख्ती 1969 में खत्म हुई और धीरे धीरे देशों ने दोनों से रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। लेखक बताते हैं कि शुरुआती सालों में किम इल संग का ध्यान साउथ कोरिया पर नहीं था। वे अपनी सत्ता मजबूत करने और अर्थव्यवस्था खड़ी करने में लगे थे। साथ ही उन्हें पता था कि सोवियत यूनियन किसी हमले को हरी झंडी नहीं देगा और अमेरिकी मौजूदगी के बीच हमला करना खतरनाक साबित होगा। लेकिन 1960 की अप्रैल क्रांति ने हालात बदल दिए। सिंगमन री की सरकार गिरी और थोड़े समय के लिए लोकतांत्रिक सरकार बनी। प्योंगयांग को लगा कि साउथ में बदलाव संभव है। वियतनाम युद्ध से भी उन्हें उम्मीद मिली, जहां उत्तर ने धीरे धीरे दक्षिण में विद्रोह खड़ा कर दिया था। हालांकि साउथ कोरिया की हकीकत अलग थी। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, जनता कम्युनिस्ट शासन से डर चुकी थी और भूगोल भी गुरिल्ला युद्ध के लिए मुफीद नहीं था। फिर भी 1960 के दशक के आखिर में नॉर्थ कोरिया ने दोबारा जोर लगाया।
इसे कभी कभी दूसरा कोरियन वॉर भी कहा जाता है। योजना ये थी कि साउथ कोरिया में एक वामपंथी मोर्चा खड़ा किया जाए और बाद में असली कम्युनिस्ट ताकत उस पर हावी हो जाए। इसी के साथ गुरिल्ला दस्ते भी भेजे गए। 1968 में 31 कमांडो सोल तक पहुंच गए। उनका लक्ष्य राष्ट्रपति भवन पर हमला करना था, लेकिन आखिरी समय पर उनका पता चल गया और लड़ाई में लगभग सभी मारे गए या पकड़े गए। उसी साल 120 कमांडो पूर्वी तट पर उतरे और गांवों में भाषण दिए, लेकिन किसान प्रभावित नहीं हुए और जल्द ही सेना ने उन्हें खत्म कर दिया। इसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने अमेरिकी जहाज अस पुएब्लो को पकड़ लिया और उसके सैनिकों को 1 साल तक कैद रखा। ये कदम इतना जोखिम भरा था कि सोवियत अधिकारियों ने पूरी रात बहाने ढूंढे ताकि वे युद्ध में घसीटे न जाएं। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत तक प्योंगयांग को साफ हो गया कि साउथ कोरिया में क्रांति नहीं होगी। तब उन्होंने अचानक रुख बदला और गुप्त बातचीत शुरू की। 1972 में नॉर्थ और साउथ ने एक संयुक्त बयान दिया कि भविष्य में शांतिपूर्ण एकीकरण की कोशिश होगी। यह ज्यादा दिखावा था, लेकिन इससे सीधे संपर्क का रास्ता खुल गया। फिर भी नॉर्थ कोरिया का रोमांचकपन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1983 में बर्मा, आज का म्यांमार, में साउथ कोरियन राष्ट्रपति पर बम हमला किया गया। वे बच गए, लेकिन कई नेता मारे गए। 1987 में एक साउथ कोरियन यात्री विमान में बम धमाका हुआ जिसमें 115 लोग मारे गए। इसका मकसद 1988 के सोल ओलंपिक को असुरक्षित दिखाना था, लेकिन इसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ लिखते हैं कि इन सारी घटनाओं से एक बात साफ थी, नॉर्थ कोरिया को धीरे धीरे समझ आ गया कि साउथ में क्रांति का सपना पूरा नहीं होगा। 1970 के दशक से ही उनकी प्राथमिकता बदलने लगी और 1990 के दशक तक पूरा ध्यान आक्रामक नीतियों से हटकर सिर्फ अपनी सत्ता और अस्तित्व बचाने पर टिक गया। लेखक ऑन्ड्रे लैंकॉफ बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सबसे अनोखी और अजीब पहचान उसका पर्सनैलिटी कल्ट है। किम परिवार के 4 लोग इसमें सबसे अहम माने जाते हैं: किम इल संग, किम योंग इल, किम योंग अन और किम योंग सक, किम इल संग की पहली पत्नी और किम योंग इल की मां। इनकी तस्वीरें, मूर्तियां और प्रतीक पूरे देश में मौजूद हैं। 1940 के दशक से ही किम इल संग की तस्वीरें आम थीं, लेकिन 1970 के दशक में यह नियम बना कि हर घर में ग्रेट लीडर का पोर्ट्रेट होना चाहिए। तस्वीर को बैठक में एक खास दीवार पर लगाया जाता और रोज साफ किया जाता। बाद में इसमें किम योंग इल का पोर्ट्रेट भी जोड़ दिया गया। 1990 के दशक में तो नियम और सख्त हुए, अब हर घर में 3 तस्वीरें जरूरी हो गई: किम इल संग, किम योंग इल और दोनों को मिलकर देश की किसी महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए दिखाने वाली तस्वीर। कुछ अफसरों के लिए किम योंग सक का पोर्ट्रेट भी जारी किया गया। इसके साथ ही 1970 के दशक से सभी वयस्कों के लिए लीडर बैज पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये छोटा सा बैज आमतौर पर किम इल संग का चेहरा दिखाता है। कोई नॉर्थ कोरियन किस तरह का बैज पहन रहा है, उससे उसके पद और संस्था के बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। मूर्तियां भी इस कल्ट का अहम हिस्सा हैं। किम इल संग की पहली मूर्तियां 1940 में लगी, लेकिन सबसे ज्यादा 1970-1980 में बनी। हर शहर और कस्बे के बीचों बीच आपको उनकी मूर्ति या भित्तिचित्र मिलेगा। सबसे बड़ी और मशहूर मूर्तियां प्योंगयांग के मानसू हिल पर हैं। 1977 में वहां की 22 मीटर ऊंची मूर्ति से असली सोना हटाकर सिर्फ गोल्ड पेंट किया गया। 2012 में किम योंग इल की भी मूर्ति उसके बगल में खड़ी कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि जीते जी किम योंग इल की मूर्तियां बहुत कम बनी, लेकिन पिता के साथ खड़े होकर उनका स्मारक जरूर बनाया गया। इस कल्ट का असर इतना गहरा है कि लोग आपदा में भी नेताओं की तस्वीरें बचाने की कोशिश करते हैं। 2007 में मीडिया ने एक कहानी चलाई कि बाढ़ में एक आदमी ने अपनी 5 साल की बेटी को तो बह जाने दिया, लेकिन किम इल संग और किम योंग इल के पोर्ट्रेट्स को हाथ से नहीं छोड़ा। उसे सच्चा हीरो बताया गया और लोगों से कहा गया कि वे भी ऐसी वफादारी दिखाएं। लेखक आगे समझाते हैं कि किम इल संग के राज में नॉर्थ कोरिया एक कमांड सोसाइटी बन गया, यानी हर नागरिक की जिंदगी पर राज्य का पूरा नियंत्रण। यहां तक कि स्टालिन का रशिया भी कई मामलों में लिबरल लगता है। 1957 में सरकार ने चावल और अनाज की निजी व्यापार पर पाबंदी लगा दी। अब सिर्फ राज्य ही अनाज बांट सकता था। हर नागरिक को काम के हिसाब से राशन मिलता। आम कामगार को 700 ग्राम, हाउसवाइफ को 300 ग्राम और भारी काम करने वालों जैसे माइनर या फाइटर पायलट को 900 ग्राम। शहरों में प्योंगयांग वालों को आधा राशन राइस मिलता, जबकि गांवों में ज्यादातर मकई या गेहूं का आटा। 1970 के दशक से हालात बिगड़ने लगे। 1973 में पहली बार राशन घटाया गया,
700 ग्राम से घटाकर 607 ग्राम। 1987 में यह और कम होकर 547 ग्राम रह गया। सरकार ने इसे वॉलंटरी डोनेशन कहा, लेकिन असलियत में लोगों से उनकी रोटी छीन ली गई। राशन सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं था। सोया सॉस, अंडे, पत्ता गोभी जैसी चीजें भी तय हिस्से में मिलती। मांस साल में कुछ बार ही मिलता। त्योहारों पर मछली और सी फूड थोड़े आसान से उपलब्ध रहते। कंज्यूमर गुड्स भी राज्य ही बांटता था। 1960 के दशक में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या रिस्ट वॉच जैसी चीजें ग्रेट लीडर के तोहफे के रूप में दी जाती थी, ताकि लोग याद रखें कि उनकी सुख सुविधा नेता की दया पर है। प्राइवेट बाजार कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए, लेकिन वहां की चीजें बहुत महंगी होती। एक मुर्गी की कीमत अक्सर महीने की आधी तनख्वाह के बराबर थी। इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर निर्भर रहते थे। काम करना हर वयस्क पुरुष के लिए अनिवार्य था। छोटे वर्कशॉप और खेतों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। किसानों को स्टेट कोऑपरेटिव्स में धकेल दिया गया, जहां उन्हें भी स्टैंडर्ड राशन मिलता था। निजी किचन गार्डन सिर्फ 100 वर्ग मीटर तक सीमित थे, जबकि सोवियत यूनियन और वियतनाम में किसान अपने प्राइवेट प्लॉट से अच्छी खासी पैदावार कर पाते थे। नॉर्थ कोरिया में यह विकल्प छीन लिया गया। हर छात्र को पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकार जॉब असाइन करती थी। बदलना हो तो कागजी कार्रवाई और मंजूरी लेनी पड़ती थी। सिर्फ औरतें शादी के बाद घर बैठ सकती थीं। सबसे बड़ी बात, सरकार हर नागरिक की जिंदगी की निगरानी करती थी। लेखक कहते हैं कि अगर स्टालिन का रशिया और किम इल संग का कोरिया तुलना करें, तो कई मायनों में यूएसएसआर ज्यादा खुला नजर आता है। नॉर्थ कोरिया में सत्ता ने आम आदमी की प्राइवेट जिंदगी तक पर नजर रखी और उसे पूरी तरह स्टेट कंट्रोल का हिस्सा बना दिया। नॉर्थ कोरिया में लोगों की मूवमेंट पर भी कड़ा कंट्रोल था। कोई भी नागरिक बिना अनुमति अपने शहर या गांव से बाहर नहीं जा सकता था। छोटी यात्रा तक के लिए ट्रैवल परमिट जरूरी था। अगर कोई बिना परमिट पकड़ा जाता तो उसे एक्स्ट्राडाइट करके वापस भेजा जाता और सजा मिलती। प्योंगयांग या डीएमजेड जैसे स्पेशल क्षेत्रों में जाने के लिए तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से कंफर्म परमिट चाहिए होता, जिसे हासिल करना लगभग नामुमकिन था। लेखक याद दिलाते हैं कि यह सिस्टम सोवियत यूनियन से भी कहीं ज्यादा सख्त था। यूएसएसआर में डोमेस्टिक ट्रैवल पर इतनी रोक नहीं थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसे सर्वेलेंस का मुख्य हिस्सा बना दिया। इसी सर्वेलेंस का बड़ा आधार था इनमनबन सिस्टम, यानी पीपल्स ग्रुप। हर नेबरहुड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटकर 20 से 40 परिवारों का एक इनमनबन बनता। इसका हेड हमेशा एक मिडिल एजेड औरत होती। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सफाई या मेंटेनेंस नहीं थी, बल्कि सर्वेलेंस भी थी। ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता था कि एक इनमनबन हेड को हर घर में कितने चम्मच और कितनी कटोरियां हैं, ये भी पता होना चाहिए। हर इवनिंग वो रजिस्टर में नोट करती कि कौन विजिटर रात में ठहर रहा है। पुलिस के साथ मिडनाइट चेक्स भी होते ताकि सब विजिटर्स रजिस्टर्ड हो और रेडियोज फॉरेन चैनल्स पर ट्यून न किए जा सके। इसके साथ साथ हर नॉर्थ कोरियन को किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना जरूरी था। यूथ लीग, ट्रेड यूनियन, एग्रीकल्चरल यूनियन या विमेंस यूनियन। ये ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ हफ्ते में 3 लंबे मीटिंग्स करवाता। 2 मीटिंग्स आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा पर होती, जहां ग्रेट लीडर की महिमा और यूएस इंपीरियलिज्म की बुराइयां सुनाई जाती। तीसरी होती सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड म्यूचुअल क्रिटिसिज्म सेशन। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी गलतियां माननी होती और किसी और को भी उसे क्रिटिसाइज करना पड़ता। ज्यादातर लोग सिंबॉलिक बातें बताते, जैसे देर से काम पर पहुंचना या पोर्ट्रेट्स की सही देखभाल न करना। लेकिन ये प्रोसेस लोगों को हमेशा डर और डिसिप्लिन में रखने के लिए था। लैंकॉफ लिखते हैं कि किम इल संग ने एक और बेहद अनोखा कंट्रोल सिस्टम खड़ा किया, सोंगबन सिस्टम। यह असल में कास्ट सिस्टम जैसा था। हर नॉर्थ कोरियन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, लॉयल, वेवरिंग और हॉस्टाइल। ये पूरा क्लासिफिकेशन फैमिली बैकग्राउंड पर आधारित था, यानी आपके पिता दादा ने 1940 से 50 के दशक में क्या किया। अगर कोई लैंडलॉर्ड, प्रीस्ट, एंटरप्रेन्योर या कॉलोनियल क्लार्क का वंशज था, तो वो ऑटोमेटिकली हॉस्टाइल कैटेगरी में जाता और उसे अच्छे कॉलेजेस या बड़े शहरों में रहने की इजाजत तक नहीं थी। दूसरी तरफ जिनके पूर्वज किम रेजिम को सपोर्ट करते थे, उन्हें लॉयल माना जाता और सारी प्रेस्टिजियस जॉब्स उन्हीं के लिए रिजर्व थी। सबसे बड़ी बात, सोंगबन चेंज करना लगभग असंभव था। ये स्टेटस मेल लाइन से इनहेरिट होता। यहाँ तक कि अनइक्वल मैरिजेस भी मुश्किल थे, क्योंकि पेरेंट्स कास्ट मैचिंग को लेकर सख्त रहते। लेखक कहते हैं कि यह सिस्टम भले ही अनजस्ट लगे, लेकिन रेजिम के लिए बेहद इफेक्टिव था।
हर डिसेंटर जानता था कि अगर वह आवाज़ उठाएगा तो उसकी आने वाली कई जनरेशन्स तक डिस्क्रिमिनेशन झेलेगी। यही डर लोगों को चुप रहने और सिस्टम को चैलेंज न करने पर मजबूर करता था। हर कम्युनिस्ट रेजीम चाहती थी कि लोग बाहरी दुनिया से आने वाली अनऑथराइज्ड नॉलेज से बचे रहें। लेकिन इस काम में नॉर्थ कोरिया सबसे आगे निकला। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन या चाइना भी इतने सख्त नहीं थे। इसकी वजह थी कोरिया का डिवाइडेड होना और साउथ कोरिया की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ। रूलिंग एलीट जानती थी कि अगर आम नॉर्थ कोरियन को साउथ की एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी का पता चला तो उनके लिए सिस्टम को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 1960 से ही एक सेल्फ इम्पोज्ड इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड लगाया गया। रेडियो सिर्फ फिक्स ट्यूनिंग वाले बेचे जाते ताकि लोग सिर्फ स्टेट कंट्रोल चैनल्स ही सुन सकें। अगर कोई बाहर से रेडियो लाता तो उसे पुलिस में जमा कराना पड़ता, जहां उसकी ट्यूनिंग परमानेंटली डिसेबल कर दी जाती और फिर रेडियोज पर सील लगा दी जाती, जिसकी चेकिंग मिडनाइट रेड्स में की जाती। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं, जब उन्होंने 1980 में प्योंगयांग में रह रहे एक छोटे अधिकारी को बताया कि यूएसएसआर में लोग लीगली बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका सुन सकते हैं, तो वो शौक में पूछ बैठा, लेकिन अगर वो आइडियोलॉजिकली हेल्दी ना हो तो? बुक्स और न्यूज़पेपर्स पर भी कड़ी रोक थी। फॉरेन पब्लिकेशंस को लाइब्रेरीज में स्पेशल क्लियरेंस के बिना नहीं पढ़ा जा सकता था। यहाँ तक कि मॉस्को की प्रावडा या बीजिंग की पीपल्स डेली भी उतनी ही डेंजरस मानी जाती जितनी वॉशिंगटन पोस्ट या सोल्स चोसन इल्बो। फॉरेनर्स और नॉर्थ कोरियंस के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया। ऑथर लिखते हैं कि 1980 में सोवियत एक्सचेंज स्टूडेंट्स को नॉर्थ कोरियन स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस अटेंड करने की इजाज़त तक नहीं थी। प्राइवेट होम्स जाना, थिएटर्स देखना या यहाँ तक कि कुछ म्यूजियम्स तक में जाना मना था। फॉरेनर्स को लाइब्रेरीज के कैटलॉग रूम तक में प्रवेश नहीं दिया जाता। आम नॉर्थ कोरियंस भी जानते थे कि ऐसे कॉन्टैक्ट उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए वे फॉरेनर्स से दूरी ही बनाए रखते। और सबसे ओवेलियन ट्विस्ट ये था कि नॉर्थ कोरियंस को अपने ही पुराने न्यूज़पेपर्स और पब्लिकेशंस तक एक्सेस नहीं थी। 10 से 15 साल पुराने अखबार अपने आप लाइब्रेरीज से हटा दिए जाते ताकि जनता को पता ही न चले कि सिस्टम का रुख पहले क्या था। उदाहरण के लिए 1940 में किम इल संग सोवियत आर्मी और स्टालिन की खूब तारीफ करते थे, लेकिन 1960 में वही प्रेस सोवियत रिविजनिज्म को गालियां देने लगा। रेजीम नहीं चाहती थी कि लोग इन कॉन्ट्रडिक्शंस को पहचानें। किम इल संग का शासन न केवल ब्रूटल था बल्कि उसकी एक खासियत ये भी थी कि वहां ओपन स्टेट टेरर से ज्यादा जोर आइडियोलॉजिकल डिविएशन को रोकने पर दिया गया। यानी लोग अगर गलत आइडियोलॉजी या डाउट जाहिर करते तो सबसे पहले उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ और इनमेनबन जैसी सर्वेलेंस इंस्टीट्यूशन से डील करना पड़ता। ज्यादातर लोग जानते थे कि उन पर किसी भी वक्त नजर रखी जा सकती है, इसलिए वे कभी ओपनली रूल्स तोड़ने या डाउट्स जताने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल परसिक्यूशन हमेशा मौजूद रहा। सर्वेलेंस और कंट्रोल के साथ साथ आर्बिट्ररी अरेस्ट्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस रेजीम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी थे। ऑथर लिखते हैं कि 1980 में नॉर्थ कोरिया में लगभग 1.5 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। ऑथर लिखते हैं कि 1980 के दशक में नॉर्थ कोरिया में लगभग 1,50,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और ये संख्या दशकों तक स्थिर रही, यानी करीब 0.6 से 0.7% आबादी कैंप्स में थी। ये प्रोपोर्शन स्टालिन के अंतिम वर्षों से भी ज्यादा था। फर्क बस इतना था कि यूएसएसआर में शो ट्रायल्स होते थे, भले ही मॉक ट्रायल्स हो, पर नॉर्थ कोरिया में लोग बस अचानक गायब हो जाते थे। आखिरी बार दिसंबर 1955 में पाक हॉन योंग, कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडर, का शो ट्रायल हुआ। उसके बाद से विक्टिम्स बस डिसअपीयर कर दिए जाते। कभी कभी सालों बाद कोई लीडर अचानक वापस भी आ जाता, बिना ये बताए कि इतने साल कहाँ था। नॉर्थ कोरिया में अरेस्ट का मतलब अक्सर यही होता था कि सिक्योरिटी एजेंट्स वर्कप्लेस या स्ट्रीट से उठा ले जाते, फैमिली को इन्फॉर्म करने की इजाज़त नहीं होती और फिर सीधा कैंप पहुंचा दिया जाता। ऑथर डेविड हॉक ने इसे ठीक ही कहा है, नॉर्थ कोरिया में अरेस्ट की जगह इसे फोर्स्ड डिसअपीयरेंस कहना बेहतर होगा। यहाँ तक कि फॉर्मल ट्रायल का लग्जरी सिर्फ कॉमन क्रिमिनल्स को मिलता था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं। एक और खास फीचर था कैंप्स का अलग अलग होना। कॉमन क्रिमिनल्स के लिए अलग कैंप्स थे, जबकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए विशेष क्वानलीसो कैंप्स। इस वक्त 6 ऑपरेशनल हैं, पहले दर्जन भर हुआ करते थे। सबसे डरावना था फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर कोई पॉलिटिकल क्राइम में पकड़ा जाता तो उसका पूरा परिवार भी कैंप भेज दिया जाता, भले ही सीधे अपराधी का कोई बड़ा स्टेटस न हो।
स्टालिन के दौर में सिर्फ टॉप विक्टिम्स के परिवार टारगेटेड होते थे, लेकिन किम इल संग के ज़माने में यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर थी। यही सिस्टम रेजिम की स्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह भी बनी, क्योंकि लोग समझ गए थे कि अगर उन्होंने गलती की तो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही डर डिसेंट को लगभग असंभव बना देता था। एग्जाम्पल देते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का, कांग चोलहवान का। कांग सिर्फ 7 साल का था जब 1977 में अपने पूरे परिवार के साथ उसे कैंप 15 भेज दिया गया और वो वहां पूरे 10 साल रहा। असल कारण कोई सीधा अपराध नहीं था, बल्कि उसकी दादी का झगड़ा हाटॉक सू नाम के एक ताकतवर नेता से था, जो जापान में रहने वाले एथनिक कोरियंस का मुखिया था और प्योंगयांग में उसकी बहुत पॉलिटिकल पकड़ थी। कांग का परिवार उन हजारों लोगों में था जो सोशलिस्ट मदरलैंड लौटे थे। उसके दादा, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, ने तो किम इल संग की मिन्सुडाई हिल वाली विशाल मूर्ति के निर्माण में काफी पैसा भी दान किया था। लेकिन जैसे ही परिवार नॉर्थ कोरिया पहुंचा, पुरानी दुश्मनी निपटाई गई और सबको कैंप भेज दिया गया। केवल कांग की मां को छोड़ा गया क्योंकि वो एक सफल नॉर्थ कोरियन स्पाई की बेटी थी। कैंप में बच्चों की मौजूदगी आम थी, इसलिए उनके लिए स्कूल भी चलते थे, लेकिन टीचर्स होते थे पॉलिटिकल पुलिस के अफसर। कांग खुद ऐसे ही एक स्कूल से पढ़ा। ये कहानी नॉर्थ कोरियन समाज की पेट्रियार्कल सोच भी दिखाती है, क्योंकि दादी की वजह से मामला उठा, लेकिन असली सजा दादा को मिली। यह मान लिया गया कि घर का मालिक होने के नाते वही जिम्मेदार है और उसे अपनी औरतों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए थी। कैंप्स में 2 तरह की जोन्स होती थी। जोन्स ऑफ रेवोल्यूशनाइजेशन, जहां कैदियों को परिवार के साथ रहने की अनुमति होती थी, उन्हें घर या क्वार्टर्स दिए जाते थे और वे काम के बाद सीमित दायरे में घूम सकते थे। मॉडल प्रिजनर्स को बच्चे पैदा करने की भी अनुमति होती, लेकिन फेंस के अंदर ही। कभी कभार लेटर्स भेजने की इजाजत भी मिलती थी, खासकर कैंप 18 में। इन जोन से कैदी कभी कभार रिलीज भी हो जाते थे, इसीलिए हमें इनके बारे में कुछ जानकारी सर्वाइवर्स से मिल पाई। जोन्स ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल, जहां हालत जेल जैसी सख्त थी, परिवार से मिलना या बाहर निकलना नामुमकिन था। माना जाता है कि यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं आता। कैंप्स की जिंदगी बेहद कठोर थी, 10 से 12 घंटे का बैक ब्रेकिंग लेबर, उसके बाद लंबी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन मीटिंग्स, महीने में सिर्फ 1 दिन आराम, कोटा पूरा न होने पर मारपीट और फूड रेशन में कटौती। वैसे भी रेशन बहुत कमजोर था, ज्यादातर घटिया क्वालिटी का मक्का, जो सिर्फ जिंदा रखने भर को काफी होता। लेखक यहाँ एक अहम सवाल उठाते हैं, आखिर वो वर्ल्ड व्यू क्या था जो हर आम नॉर्थ कोरियन से मानने की उम्मीद की जाती थी और जिसे बाहरी दुनिया से आने वाली खतरनाक जानकारी से बचाकर रखना जरूरी समझा जाता था। उनके मुताबिक किम इल संग के दौर की आइडियोलॉजी एक अजीब सा मिक्स थी, लेनिनिज्म और माओइज्म का मेल, ऊपर से तीखा नेशनलिज्म और कन्फ्यूशन परंपराओं की परत। लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग हिस्सा था पर्सनैलिटी कल्ट का उभार। 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक तक आते आते किम इल संग की छवि को मार्शल, ग्रेट लीडर, सन ऑफ द नेशन जैसी उपाधियों से सजाया गया। शुरू में उनका कल्ट माओ और स्टालिन के कल्ट्स की नकल पर बना था, लेकिन 1970 के बाद इसका पैमाना दुनिया में कहीं और न देखा गया। यहाँ एक दिलचस्प अंतर था, माओ और स्टालिन को मार्क्स, एंगल्स और लेनिन के शिष्य की तरह दिखाया जाता था, लेकिन किम इल संग को कभी किसी विदेशी गुरु का उत्तराधिकारी नहीं बताया गया। धीरे धीरे तो मार्क्स और लेनिन के जिक्र भी नॉर्थ कोरियन प्रचार में सिर्फ विदेशी नेताओं को खुश करने के लिए बचे रह गए। देश के भीतर किम इल संग को इमॉर्टल जूश आइडिया के निर्माता और कोरिया के 5000 साल के इतिहास का सबसे महान इंसान बताया गया। 1972 से हर नॉर्थ कोरियन 16 साल से ऊपर को किम इल संग का बैज पहनना अनिवार्य हो गया। घरों और दफ्तरों में उनके पोर्ट्रेट्स लगाने पड़े। 1980 के बाद इन पोर्ट्रेट्स में किम योंग il भी शामिल हो गया और 1990 के दशक से किम योंग सक की तस्वीर भी जुड़ गई। इन सेक्रेड इमेजेस की साफ सफाई और सुरक्षा पर कड़े नियम थे। अगर पोर्ट्रेट को नुकसान पहुंचता तो जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सकती थी। मीडिया में अक्सर उन हीरोज की कहानियां छपती जो अपनी जान देकर भी पोर्ट्रेट्स को बचा लेते। प्योंगयांग के मानसू हिल पर 1972 में 22 मीटर ऊंचा किम इल संग का स्टैचू लगाया गया, जिसे हर बड़े फेस्टिवल पर फूल चढ़ाकर सम्मानित करना अनिवार्य था। 2012 में इसके बगल में किम योंग il की मूर्ति भी लगाई गई। प्रोपेगेंडा इतना गहराई तक गया कि हर किताब, रिसर्च पेपर या यहाँ तक कि साइंस की पब्लिकेशंस भी किम इल संग या किम योंग il के कोट से शुरू करनी पड़ती थी।
टाइटल्स भी स्टैंडर्डाइज्ड थे, ग्रेट लीडर किम इल संग, डियर लीडर किम योंग इल और 3 ग्रेट जनरल्स ऑफ पैक्दू माउंटेन यानी किम इल संग, उनकी पत्नी किम योंग सक और उनके बेटे किम योंग इल। इतिहास को भी नए सिरे से लिखा गया। 1919 का मार्च एक आंदोलन जो असल में सोल से शुरू हुआ था, उसे प्योंगयांग का बताया गया और उसका नेतृत्व किम इल संग के पिता किम योंग जेक को सौंप दिया गया। इतना ही नहीं, कहा गया कि 7 साल के किम इल संग भी इसमें शामिल थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत भी किम इल संग से जोड़ी गई। कहा गया कि 1926 में उन्होंने 14 साल की उम्र में एंटी इंपीरियलिस्ट यूनियन बनाई और वहीं से कोरियन कम्युनिज्म की नींव रखी। किम योंग इल की असल जन्मस्थली सोवियत यूनियन थी, लेकिन प्रोपेगेंडा ने दावा किया कि उनका जन्म माउंट पैक्दू के एक सीक्रेट गरिल्ला कैंप में हुआ। इसके लिए प्योंगयांग रेजीम ने वहां एक रेप्लिका कैंप बनाकर उसे पिलग्रमेज साइट बना दिया। लेखक कहते हैं, जानकारी पर इस तरह का पूरा कंट्रोल और बाहरी दुनिया से आइसोलेशन ने प्रोपेगेंडा को बेमिसाल ताकत दी। रेजीम जो चाहे छुपा सकती थी और जो चाहे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती थी। इसी तरह मीडिया में नॉर्थ कोरिया को लगातार एक पीपल्स पैराडाइज दिखाया जाता रहा, जहां जनता सपोजिडली हमेशा खुश और संतुष्ट रहती है। लेखक इस हिस्से में नॉर्थ कोरियन डायनास्टिक पॉलिटिक्स का वो पहलू सामने लाते हैं जो अक्सर छुपा रहता है, शासकों की पर्सनल और सेक्सुअल जिंदगी। और जैसा कि हर वंशवादी शासन में होता है, यहाँ भी निजी रिश्ते सीधे सत्ता की राजनीति से जुड़े रहे। किम इल संग खुद 3 बार शादीशुदा रहे। उनकी पहली पत्नी का जिक्र तो इतना धुंधला है कि कुछ इतिहासकार तो उनकी मौजूदगी पर भी शक करते हैं। दूसरी शादी उन्होंने गरिल्ला साथी किम योंग सक से की, जो बेयरली लिटरेट थी लेकिन बेहद लोकप्रिय। यही वो महिला थी जिन्होंने किम योंग इल को जन्म दिया, लेकिन 1949 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद किम इल संग ने अपनी तीसरी पत्नी किम सोंग ए से शादी की। सोंग ए ने भी 3 बच्चे दिए, लेकिन सत्ता की लड़ाई में उनका परिवार हाशिए पर चला गया, खासकर जब किम योंग इल को उत्तराधिकारी चुना गया। अब आते हैं किम योंग इल पर। उनका इमेज काफी हद तक एक प्लेबॉय प्रिंस जैसा था। मोटरसाइकिल चलाना, फिल्मों और पॉप कल्चर की जानकारी और लड़कियों में लोकप्रियता, इन सब ने उनकी छवि को अलग बनाया। लेकिन उन्होंने कभी किसी रिश्ते को औपचारिक शादी का दर्जा नहीं दिया। उनकी पहली पार्टनर सोंग हाई रिम थी, जो एक मशहूर फिल्म स्टार थी। उन्होंने किम योंग नाम को जन्म दिया, लेकिन किम इल संग को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि सोंग हाई रिम साउथ कोरियन कम्युनिस्ट्स की बेटी थी। नतीजा ये हुआ कि रिश्ता टूट गया और सोंग हाई रिम को मॉस्को भेज दिया गया, जहां 2002 में उनकी मौत हो गई। उनका बेटा किम योंग नाम भी परिवार से दूर रहा और कई बार ओपन इंटरव्यूज देकर पिता की नाखुशी का कारण बना। इसके बाद किम योंग इल को प्यार हुआ को योंग हुई से, जो जापान बेस्ड कोरियन परिवार से थी। उनसे 2 बेटे हुए, किम योंग चोल और किम योंग अन। को योंग हुई ने कुछ समय तक पॉलिटिकल क्लाउड भी पाया, लेकिन 2004 में उनकी मौत हो गई। को की मौत के बाद किम योंग इल की लाइफ में आई किम ऑक, उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी। इतना असर था कि किम योंग इल की मौत के बाद फ्यूनरल सेरेमनीज में किम ऑक भी नजर आई। डायनास्टिक पॉलिटिक्स का अगला अध्याय तब शुरू हुआ जब 2008 में किम योंग इल ने अपने तीसरे बेटे किम योंग अन को सक्सेसर घोषित कर दिया। शुरुआत में ये भी माना गया कि किम योंग इल की बहन किम क्योंग ही और उनके पति रीजेंट की तरह किम योंग अन को गाइड करेंगे, लेकिन सत्ता का खेल हमेशा मर्की रहता है। फिर किम योंग अन ने एक नया ट्रेडिशन तोड़ा। जुलाई 2012 में वो पहली बार अपनी पत्नी री सोल जू के साथ पब्लिक में आए, एक यंग और बेहद खूबसूरत महिला जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन एक डिटेल जरूर सामने आई, री सोल जू को डिओर हैंडबैग्स का बहुत शौक है। किम इल संग के दौर में नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा सिस्टम कितना गहरा और संगठित था। इसका मुख्य मकसद था जनता को ये यकीन दिलाना कि वे दुनिया के सबसे खुशहाल और सम्मानित लोग हैं, जबकि असली तस्वीर एकदम अलग थी। 2011 में नॉर्थ कोरियन मीडिया ने एक वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस रेटिंग छापा। उसमें पहला स्थान चीन को दिया गया और दूसरा नॉर्थ कोरिया को। जाहिर है, ऐसा इसलिए दिखाया गया क्योंकि आम लोग पहले ही जान चुके थे कि चीन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं बेहतर है। वहीं सबसे नीचे स्थान पर रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया को। नॉर्थ कोरियन प्रोपेगेंडा में कम्युनिस्ट देशों का जिक्र तो आता था, लेकिन सोवियत अचीवमेंट्स या दूसरे समाजवादी मुल्कों की उपलब्धियों की तारीफ पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। कारण ये था कि प्योंगयांग को लगता था कि मॉस्को और ईस्टर्न यूरोप बहुत ज्यादा लिबरल हैं और उनके जिक्र से नॉर्थ कोरियन जनता आइडियोलॉजिकली करप्ट
हो सकती है। तीसरी दुनिया, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जूश आइडियोलॉजी को जबरदस्त तरीके से फैलाया गया। 1970 में प्योंगयांग ने स्टडी ग्रुप्स और इंस्टीट्यूट्स बनवाए, पैसे दिए और ऐसे दिखाया गया मानो अफ्रीकन विलेजेस का फेवरेट पास टाइम ही किम इल संग की किताबें पढ़ना हो। लेकिन हकीकत ये थी कि ज्यादातर एक्टिविस्ट्स केवल पैसे लेने में इंटरेस्टेड थे, आइडियोलॉजी में नहीं। फिर भी रेजीम के लिए ये यूजफुल था, क्योंकि डोमेस्टिक जनता को ये दिखाया जा सकता था कि एक्सोटिक फॉरेनर्स नॉर्थ कोरिया आते हैं, स्टैचूज पर फूल चढ़ाते हैं और ग्रेट लीडर की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर वेस्टर्न वर्ल्ड को नॉर्थ कोरिया ने हमेशा ईवल दिखाया। यूएस को ब्लडथर्स्टी वॉमंगर्स और टू लेग्ड वुल्व्स कहा जाता। बच्चों को किंडरगार्टन से ही कहानियां सुनाई जाती कि कोरियन वॉर में यांकीज ने कैसे जुल्म किए। साउथ कोरिया को लैंड विदाउट लाइट, लैंड विदाउट एयर बताया गया। मूवीज और पेंटिंग्स में साउथ कोरियन सिटीज को हेल की तरह दिखाया जाता। लोग कचरे में खाना ढूंढ रहे हैं, जीर्ण शीर्ण झोपड़ियों में रह रहे हैं और मोटे अमेरिकन सोल्जर्स जीप्स में घूमते हुए मजे से इनोसेंट कोरियंस को कुचलते हैं। टेक्स्ट बुक्स भी प्रोपेगेंडा से भरे रहते। फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाता। साउथ कोरिया में एक स्कूल प्रिंसिपल बच्चे को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल देता है क्योंकि वो फी नहीं चुका पाया। हाई स्कूल में पढ़ाया जाता कि साउथ कोरिया में 7 मिलियन अनएम्प्लॉयड हैं और लोग लंबी कतारों में नौकरी के लिए खड़े रहते हैं। जबकि सच ये था कि साउथ कोरिया में एजुकेशन फ्री था और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुई। साथ ही प्रोपेगेंडा ये भी कहता कि साउथ कोरियन लोग सीक्रेटली किम इल संग और किम योंग इल के राइटिंग्स पढ़ते हैं, बेसमेंट में रेवोल्यूशनरी मीटिंग्स करते हैं और टॉर्चर सहते हुए भी जूश आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ते। असल मकसद यह नैरेटिव बनाना था कि साउथ कोरियंस अपने खुशहाल नॉर्दर्न ब्रदर्स से जलते हैं और अमेरिकन पपेट्स के कारण ही रीयूनिफिकेशन नहीं हो पा रही। अब सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरियन लोग इस सब पर विश्वास करते थे? लेखक मानते हैं कि 1980 तक, जब तक ऑल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन सोर्सेज नहीं थे और लोगों की खुद की मेमोरी भी अलग अनुभवों से खाली हो चुकी थी, तब तक बहुसंख्यक जनता ने इन बातों को सच मान लिया। कुछ शिक्षित लोग या बाहर एक्सपोजर वाले लोग शायद स्केप्टिकल रहे हों, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। सन 2003 की फर्स्ट ईयर की मैथ टेक्स्ट बुक को लीजिए, जिसे नॉर्थ कोरिया में जूशिरा 91 कहा गया। इस किताब में लगभग 20% सवाल ऐसे हैं जिनमें सामान्य गणित की समस्याएं नहीं बल्कि राजनीतिक कहानियां डाली गई हैं। पेज 17 पर सवाल है, फादरलैंड लिबरेशन वॉर में बहादुर कोरियन पीपल्स आर्मी ने पहली लड़ाई में 265 अमेरिकन इंपीरियल बास्टर्ड्स मारे। दूसरी लड़ाई में उन्होंने पहली लड़ाई से 70 ज्यादा मारे। बताओ, दूसरी लड़ाई में कितने मरे और कुल कितने हुए? पेज 24 पर लिखा है, बहादुर सैनिकों ने एक बैटल में 374 अमेरिकन बास्टर्ड्स मार डाले। प्रिजनर्स की संख्या मारे गए बास्टर्ड से 133 ज्यादा थी। बताओ प्रिजनर्स कितने हुए? यानी बच्चों को जोड़ घटाना सिखाने के लिए भी अमेरिकन्स के खिलाफ बॉडी काउंट्स का इस्तेमाल किया गया। पेज 138 पर सवाल आता है, साउथ कोरियन बॉयज जो अमेरिकन वुल्व्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने 45 बंडल्स लीफलेट्स बांटे, हर बंडल में 150 लीफलेट्स। फिर 50 बंडल्स चिपकाए, हर बंडल में 50 लीफलेट्स। बताओ कुल कितने लीफलेट्स बांटे गए? पेज 131 पर एक और सवाल है, चाडरी नाम का साउथ कोरियन लड़का जो अमेरिकन वुल्व से दबा हुआ है, उसने एक दिन में 5 बंडल्स लीफलेट्स बांटे। हर बंडल में 185 लीफलेट्स थे। कुल कितने हुए? पेज 47 पर बच्चों को पढ़ाया गया, साउथ कोरिया के एक गांव में बाढ़ आई। 78 हाउसेज नष्ट हो गए। डैमेज हाउसेज नष्ट हुए हाउसेज से 15 ज्यादा थे। बताओ कुल कितने हाउसेज बर्बाद हुए? और इसी सवाल के तुरंत बाद कॉन्ट्रास्ट दिया गया, योंगशिक के नॉर्थ कोरियन गांव में नए घर बन रहे हैं। 120 हाउसेज 2 मंजिल के हैं। 3 मंजिल वाले घर उनसे 60 ज्यादा हैं। कुल कितने घर बन रहे हैं? साफ संदेश यही है, साउथ कोरिया इक्वल्स दुख और तबाही, जबकि नॉर्थ कोरिया इक्वल्स निर्माण और खुशहाली। पेज 116 पर सवाल आता है, एक फैक्ट्री ने 3 दिन में 27 वॉशिंग मशीन्स बनाए। बताओ रोज कितने बनाए? जवाब है 9 मशीन्स प्रतिदिन। लेखक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि सोचिए, एक फैक्ट्री जो दिन भर में सिर्फ 9 मशीन्स बनाए, उसे इंडस्ट्रियल सक्सेस कैसे कहा जा सकता है? लेकिन किताब लिखने वालों को यह आयरनी समझ ही नहीं आई। लेखक का निष्कर्ष है कि यहाँ तक कि गणित की समस्याएं भी बच्चों के दिमाग में विचारधारा भरने का हथियार बना दी गई।
जोड़, घटाना और गुणा सीखते सीखते बच्चों को ये संदेश दिया जाता है कि अमेरिकन्स इक्वल्स बास्टर्ड्स, साउथ कोरिया इक्वल्स सफरिंग और नॉर्थ कोरिया इक्वल्स एक हैप्पी पैराडाइज। शिक्षा, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, वो क्षेत्र था जहां नॉर्थ कोरिया की पुलिस स्टेट सिस्टम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। बेसिक मेडिकल केयर की तरह ही प्राइमरी एजुकेशन भी ज्यादा महंगी नहीं होती। अगर क्लासरूम्स बड़े हो, मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी हो और बस एक इमारत, ब्लैकबोर्ड और रीजनेबली क्वालिफाइड टीचर मिल जाए तो एक गांव का स्कूल चल सकता है। नॉर्थ कोरियन सरकार ने ये बेसिक सेटअप बना दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि लगभग हर बच्चा स्कूल एज में पढ़ाई करने पहुंचे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी भरने के लिए डिजाइन की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स थे ग्रेट लीडर की रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डियर लीडर की रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी बच्चों को बचपन से ही किम फैमिली के ग्लोरिफिकेशन में डुबो दिया जाता। हालांकि लेखक ये भी मानते हैं कि पूरी पढ़ाई को ब्रेन वॉशिंग तक सीमित समझना ठीक नहीं होगा। एवरेज नॉर्थ कोरियन बच्चा लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी पढ़ने लिखने और बेसिक गणित की अच्छी स्किल लेकर निकलता है। अब अगर बात करें कॉलेज लेवल एजुकेशन की, तो यहाँ पिक्चर काफी मिक्स्ड है। स्टूडेंट्स मोटिवेटेड तो होते थे, लेकिन फंड की कमी और हैवी आइडियोलॉजिकल कंट्रोल उनके परफॉर्मेंस को बहुत लिमिट कर देता था। सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड कुछ फील्ड्स ही एक्सेप्शन थे जहां रिसोर्सेज बेहतर मिलते। अपने को चीन और सोवियत रूस से अलग और स्वतंत्र दिखाने के लिए नॉर्थ कोरियन रेजीम ने अपनी आइडियोलॉजी गढ़ने की ठानी। यही आइडियोलॉजी बाद में जूश नाम से जानी गई। इसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन अक्सर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बताया जाता है, लेकिन असल में इसका सही मतलब था सेल्फ इम्पोर्टेंस या स्वविशेषता, यानी अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी पेक्यूलियरिटीज को सबसे ऊपर रखना। लेखक बताते हैं कि जूश का पहला जिक्र किम इल संग ने 1955 की एक स्पीच में किया था, लेकिन ये आइडियोलॉजी तब तक हाशिए पर रही जब तक मेड 1960 में इसे नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल स्टेट आइडियोलॉजी के रूप में पेश नहीं किया गया। ये डॉक्ट्रिन इतना वेग और अस्पष्ट था कि ब्रायन मायर्स जैसे विद्वान ने इसे मार्क्सिस्ट और ह्यूमनिस्ट क्लीशेज का बेतुका मेल कहा, जिसे बस प्रेस करने के लिए बनाया गया था। वैसे ग्लोबल लेवल पर 1970 में जूश को बेचने की कोशिश असफल रही, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर यह आइडियोलॉजी काम आई। इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस आइडियोलॉजी बताकर सोवियत और चाइनीज दबाव से प्योंगयांग ने खुद को अलग दिखाने का रास्ता निकाला। किम योंग इल ने 1976 की अपनी लिखी एक आर्टिकल में साफ कहा कि किम इल सुंगिज्म मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के फ्रेमवर्क से बाहर है और यह ह्यूमन थॉट की हिस्ट्री में एक नई खोज है। इस तरह के दावों ने किम इल संग की ईगो को खूब संतुष्ट किया, लेकिन साथ ही यह उनके राजनीतिक हितों की भी रक्षा करता था। अब वे मार्क्स या माओ के डिसाइपल नहीं, बल्कि खुद एक महान दार्शनिक और विचारक के रूप में पेश किए गए। लेखक बताते हैं कि 1965 से 1980 के बीच डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा बदलाव था किम योंग इल का उदय। किम इल संग का ये अनप्रेसिडेंटेड फैसला कि उनका बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होगा, नॉर्थ कोरिया को दुनिया का पहला कम्युनिस्ट मोनेकी बना देता है। किम इल संग ने यूएसएसआर और चाइना दोनों से सबक लिया था। उन्हें पता था कि सक्सेसर अगर फैमिली से बाहर होगा तो शायद उनकी लेगेसी पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ही चुनना बेहतर समझा। चैप्टर 2 डेकेड ऑफ क्राइसिस। किम इल संग का बनाया हुआ सिस्टम शुरू से ही फेटल फ्लॉली बैठा था। उसकी इकोनॉमी सिर्फ तब तक चल सकती थी जब तक मॉस्को और बीजिंग लगातार मदद करते रहे। जैसे ही कोल्ड वॉर का अचानक अंत हुआ और ये मदद रुक गई, पूरा ढांचा ढहने लगा। बहुत से ऑब्जर्वर्स ने उस समय सोचा था कि नॉर्थ कोरिया भी ईस्ट यूरोप की कम्युनिस्ट रेजीम्स की तरह कोलैप्स हो जाएगा या फिर चाइना और वियतनाम की तरह मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स शुरू करेगा। लेकिन न कोलैप्स हुआ, न ही रिफॉर्म्स आए। हाँ, एक बात साफ थी, नॉर्थ कोरिया अब पहले जैसा नहीं रहा। वही रूलिंग फैमिली और वही स्लोगन्स जरूर बने रहे, लेकिन समाज अंदर से बहुत बदल चुका था। 1985 में गोर्बाचोव ने यूएसएसआर की कमान संभाली और पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्ट जैसी रिफॉर्म्स शुरू की। सोवियत यूनियन कुछ ही सालों में बिखर गया। चीन ने भी उसी दौरान कम्युनिस्ट नारेबाजी के साथ एक बेहद तेज कैपिटलिस्ट मॉडल खड़ा कर लिया। यूएसएसआर और चाइना, जो 1950 से राइवल थे, 1980 के अंत में एक दूसरे के करीब आ गए। अब मॉस्को और बीजिंग को प्योंगयांग को बफर जोन बनाकर रखने या उसे एड देने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। सोवियत सिस्टम भी बदल चुका था।
स्टेट रन कंपनीज अब प्राइवेट बिजनेसेस बन चुकी थी और वो नॉर्थ कोरिया को अब फ्री स्पेयर पार्ट्स या चीप ऑयल देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें हार्ड करेंसी चाहिए थी, जो प्योंगयांग के पास थी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि 1990 में यूएसएसआर और नॉर्थ कोरिया का ट्रेड $2.56 बिलियन से गिरकर 1994 तक $0.14 बिलियन रह गया। और आज भी यही लेवल है, मतलब एट डिस्गाइज्ड एज ट्रेड खत्म हो चुका था। फिर 1994 में किम इल संग की डेथ हुई। उसी के बाद का दौर किम योंग इल का माना जाता है। लेकिन असली बदलाव तो पहले ही शुरू हो गया था। फॉरेन एड की सप्लाई टूटते ही स्टेट इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी। फैक्ट्रीज जिनके पास सोवियत स्पेयर पार्ट्स और ऑयल आते थे, अब रुक गईं। बाय 2000 इंडस्ट्रियल आउटपुट आधा रह गया। कामगार रोज फैक्ट्री तो जाते थे, लेकिन वहां करने को कुछ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलोनियल टाइम्स से बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था। 1990 में हालत और खराब हो गई। इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस इतनी ज्यादा थी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स कई दिन लेट हो जाती। लेखक यहाँ एक दिलचस्प लेकिन अजीबोगरीब उदाहरण लाते हैं, कैटिया सिंसोवा की कहानी। कैटिया कोई असली शख्सियत नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे नॉर्थ कोरियन लेखक रिम हवावोंग ने अपनी लघु कथा द फिफ्थ फोटो में गढ़ा था। लेखक बताते हैं कि यह कहानी दरअसल सोवियत और ईस्टर्न यूरोप की कम्युनिस्ट रेजीम्स के पतन पर नॉर्थ कोरियन नजरिए को दिखाती है। कैटिया को एक खूबसूरत रूसी लड़की के रूप में पेश किया गया है। उसका परिवार कम्युनिस्ट क्रेडेंशियल से भरा पड़ा है। उसके परदादा ने रशियन सिविल वॉर में शहादत दी, दादा ने नाजी से लड़ते हुए जान गंवाई, पिता ब्रेजनेव ईरा के एक मेहनती पार्टी ब्यूरोक्रेट थे और भाई मॉस्को पार्टी यूथ कमेटी का बड़ा अफसर। लेकिन कैटिया की ट्रैजिक डाउनफॉल की शुरुआत होती है उसके यूनिवर्सिटी डेज से। वहां वो गलत आइडियाज के संपर्क में आती है, पार्टी मीटिंग्स उसे बोरिंग लगने लगती हैं, मटेरियलिज्म की चाह बढ़ती है और वो विदेशियों से मिलने जुलने लगती है। रिम हवावोंग के मुताबिक यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आगे कहानी में कैटिया एक अमेरिकन के बहकावे में आ जाती है, उससे प्रेग्नेंट होती है और अबॉर्शन करवाती है। उसके पिता मरते वक्त लॉन्ग लिव द कम्युनिस्ट पार्टी जैसे शब्द कहते हैं, लेकिन कैटिया उन्हें पुराने जमाने का मूर्ख मानती है। इसी बीच कहानी का नॉर्थ कोरियन नरेटर सामने आता है, एक फ्लॉलेस रेवोल्यूशनरी फिगर जिसकी बेटी का सपना सिर्फ पार्टी और लीडर की सेवा करना है, और बेटे कोरियन पीपल्स आर्मी के बहादुर अफसर हैं जिन्हें मार्शल किम योंग इल से मिलने का सौभाग्य मिला है। इसके कॉन्ट्रास्ट में कात्या की जिंदगी बिखरती जाती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि उसका अमेरिकन लवर असल में लैंडलॉर्ड परिवार का वंशज था, जो सोवियत जमाने में अपनी जमीन खो चुका था और अब बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। धोखे के बाद कैटिया की हालत और गिरती है। एक एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाता है और फिर वो म्यूनिक की सड़कों पर प्रोस्टिट्यूशन करने को मजबूर हो जाती है। लेखक कहते हैं कि इस कहानी का सिंबलिज्म बहुत साफ है। कैटिया असल में रशिया का रूपक मेटाफोर है। रशिया ने जब कम्युनिस्ट रास्ता छोड़ा और कैपिटलिज्म की ओर मुड़ी, तो उसने अपनी असली विरासत खो दी और अंततः पश्चिम के हाथों एक बेबस और बर्बाद औरत की तरह इस्तेमाल हुई। नॉर्थ कोरियन राइटर्स का मकसद साफ है। ये कहानी नॉर्थ कोरियंस के लिए वार्निंग है कि बाहर की सेडक्टिव आवाजों से धोखा मत खाओ, वरना अंजाम कैटिया जैसा होगा। पोस्ट फैमन दौर में उत्तर कोरिया की पूरी आर्थिक व्यवस्था बदल गई। पुरानी स्टेट रन और स्टेट ओन्ड इकोनॉमी लगभग ढह गई और उसकी जगह निजी आर्थिक गतिविधियों का एक जाल खड़ा हो गया। इन्हें बाहर की दुनिया अक्सर ब्लैक मार्केट कहती है, लेकिन असलियत में ये किसी गुप्त या छिपे धंधे से कहीं ज्यादा एक नई पैरेलल इकोनॉमी थी। 1998 से 2008 के बीच किए गए एक अनुमान के मुताबिक लगभग 78% घरेलू आय ऐसे ही अनौपचारिक आर्थिक कामों से आने लगी। लेकिन ये बदलाव चीन या सोवियत संघ जैसी सरकार प्रेरित रिफॉर्म्स से अलग था। वहां सुधार सरकार ने शुरू किए थे, जबकि उत्तर कोरिया में ये पूरी तरह जनता की जरूरत और जीवित रहने की मजबूरी से आया। राजनीतिक कारणों से शासक वर्ग अब भी किम इल संग के नेशनल स्टालिनिज्म को आदर्श बताता रहा, लेकिन असल में उनके पास न संसाधन थे और न इच्छा शक्ति कि वे उस पुराने मॉडल को दोबारा जिंदा कर सके। लेखक फिर एक दिलचस्प साहित्यिक उदाहरण देते हैं, कैटिया सिंसोवा की कहानी। यह एक काल्पनिक रूसी लड़की है जिसे लेखक रिम हवावोंग ने अपनी शॉर्ट स्टोरी द फिफ्थ फोटो में गढ़ा। कहानी का मकसद साफ था, सोवियत और पूर्वी यूरोप के पतन को एक चेतावनी की तरह पेश करना। कैटिया का परिवार पुराने कम्युनिस्ट आदर्शों से भरा हुआ था। दादा और पिता पार्टी के वफादार थे, भाई भी मेहनती कैडर।
लेकिन कैटिया विश्वविद्यालय जाकर गलत विचारों के असर में आ गई, विदेशी लोगों से मिलने लगी और पश्चिमी मटेरियलिज्म में बहक गई। एक अमेरिकी ने उसे बहकाया, गर्भवती कर दिया और छोड़ गया। अंत में पता चलता है कि वो तथाकथित अमेरिकन असल में पुराने जमींदार परिवार का वंशज था, जो रूस से बदला लेना चाहता था। कैटिया की जिंदगी बर्बादी में बदल गई। एक हादसे में उसका पैर कट गया और जर्मनी के म्यूनिक शहर में वो वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हो गई। कहानी का मैसेज बिल्कुल साफ था, कैटिया ही रूस है। रूस ने भी पश्चिमी झांसे में आकर अपने समाजवादी आदर्श खो दिए और अंत में अपमानजनक हालत में पहुंच गया। इसी बीच असली जिंदगी में जब राशन मिलना बंद हुआ तो उत्तर कोरियाई लोगों ने नए सर्वाइवल के रास्ते खोजने शुरू किए। गांवों में किसानों ने पहाड़ों की ढलानों पर छोटे छोटे खेत, जिन्हें सोटजी कहा गया, बना लिए। सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये बिखरे हुए टुकड़े साफ दिखते हैं। देश के कई दूर दराज इलाकों में आज आधी से ज्यादा खेती इन्हीं छोटे प्लॉट्स पर होती है। शहरों में लोग बाटा से शुरुआत करके धीरे धीरे ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट में उतर आए। 1995 से बड़े बड़े बाजार उभरने लगे, जो धीरे धीरे उत्तर कोरिया की आर्थिक धड़कन बन गए। और यहाँ एक सामाजिक पैटर्न दिखा, बाजार की रीढ़ महिलाएं बनी। वजह थी कि मर्दों को अब भी ऑफिशियल जॉब्स से बंधे रहना पड़ता था, वरना परिवार की सौंगबन, सामाजिक रैंकिंग पर असर पड़ता। लेकिन औरतों के पास स्पेयर टाइम था और उनका धंधे में उतरना राजनीतिक रूप से कम खतरनाक माना जाता था। इसीलिए धीरे धीरे लगभग 3/4 वेंडर्स महिलाएं हो गई। कई बार छोटे छोटे सौदे से शुरू हुई यह कोशिश होलसेल तक पहुंची। खासकर जिनके रिश्तेदार विदेश, विशेषकर चीन में थे, उन्हें पूंजी और सलाह मिल गई। लेखक एक मिसाल देते हैं। एक युवती जो स्कूल में अध्यापिका थी, उसने रिश्तेदारों के कहने पर मछली खरीदी बेची और कुछ ही दिनों में साल भर की सैलरी से कहीं ज्यादा कमा लिया। उसने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह व्यापार में उतर गई। 1990 के बाद जब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी गिरने लगी तो लोगों ने जीने के लिए नए रास्ते निकाल लिए। शुरू में छोटे छोटे मार्केट बने, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े व्यापार में बदल गए। 1996-97 तक सरकारी रेस्टोरेंट्स लगभग पूरी तरह बंद हो चुके थे, लेकिन प्राइवेट लोगों ने सिस्टम संभाल लिया। कागजों पर तो ये रेस्टोरेंट्स राज्य के नाम पर रहते, लेकिन असल में कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लोकल ऑफिशियल से डील करता, उन्हें हर महीने कुछ हिस्सा देता और खुद बिजनेस चलाता। एक स्टडी के मुताबिक 2009 तक आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट्स प्रैक्टिकली प्राइवेट हाथों में थे। यही हाल दुकानों का भी था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दुकानों को स्टेट ओन्ड लिखा जाता, लेकिन असल मालिक मैनेजर ही बन जाता और प्रॉफिट खुद रखता। ट्रांसपोर्ट भी उसी तरह बदल गया। देश की सड़कों की हालत खराब थी और गाड़ियों की कमी थी, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने चाइना से सेकंड हैंड ट्रक्स और बसेस लाकर चलाना शुरू कर दिया। कागजों में गाड़ी किसी सरकारी एजेंसी के नाम रजिस्टर होती थी, लेकिन असली मालिक प्राइवेट लोग होते थे। एजेंसी का मैनेजर हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ले लेता। मिलिट्री या सीक्रेट पुलिस के नाम पर गाड़ी रजिस्टर करवाना सबसे महंगा पड़ता, लेकिन कई मालिक एक्स्ट्रा पैसा देकर यही प्लेट्स लेना पसंद करते क्योंकि चेक पॉइंट्स पर आसानी मिलती। कुछ लोग तो पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनीज बना बैठे थे। जैसे एक आदमी के पास 7 ट्रक्स थे, वो सॉल्ट कोस्ट से होलसेल मार्केट तक माल ले जाता और साथ में वर्कर्स द्वारा चुराया गया सीमेंट भी ढोकर बेचता। स्टेट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनी कि स्मगलिंग और चोरी बढ़ गई। फैक्ट्री वर्कर्स और मैनेजर्स मशीन से लेकर रॉ मटेरियल्स तक चोरी करके बेचते। यहाँ तक कि पुराने हिस्टोरिकल साइट से एंटीक्स भी स्मगल होने लगे। कई बार ऐसे लोगों को पब्लिक एग्जीक्यूशन तक दी गई, लेकिन लालच इतना बड़ा था कि लोग रिस्क लेते रहे। 2005 के बाद ड्रग प्रोडक्शन भी फैलने लगी। पहले ड्रग सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अब प्राइवेट लोग भी मेथैम्फेटामिन्स यानी आइस बनाने लगे। ये चाइना में स्मगल होती और नॉर्थ कोरिया के युवाओं में भी पॉपुलर हो गई। 2010 तक प्योंगयांग के कॉलेजेस में एंटी ड्रग पोस्टर्स तक लगने लगे। चाइना इस पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। कपड़े, जूते, टीवी और खाने पीने का सामान ज्यादातर वहीं से आता। इसके बदले नॉर्थ कोरियन ट्रेडर्स चाइना को सी फूड, हर्ब्स और यहाँ तक कि फ्रॉग ऑयल जैसी अजीब चीजें बेचते। इन इंपोर्ट्स ने लोगों की जिंदगी बदल दी। किम इल संग के जमाने में लोग यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब गांवों तक में लोग कलरफुल चाइनीज कपड़े पहनने लगे। ट्रेड इतना चाइना सेंट्रिक हो गया कि धीरे धीरे देश की इकोनॉमी युआन पर चलने लगी। बड़े पेमेंट्स अब चाइनीज युआन में ही होते। डॉलर और यूरो भी चलते थे, लेकिन असली चलन युआन का था।
इसी के साथ नए मनी डीलर्स और लोन शार्क्स पैदा हुए जो 100% से भी ज्यादा ब्याज पर पैसा उधार देते। एक खास तरह का बिजनेस भी चला जिसे फॉरेन करेंसी अर्निंग एंटरप्राइज यानी एफसीई कहा जाता था। ये कागजों पर तो स्टेट ओन्ड थे, लेकिन इन्हें चलाने के लिए एडवेंचरस लोग हायर किए जाते। उनका काम कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना फॉरेन करेंसी कमाना होता। सबको पता था कि ये लोग अपनी अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा खुद रखते हैं, लेकिन जब तक अपने बॉसेस को हिस्सा मिलता रहा, सब कुछ चलने दिया जाता। नॉर्थ कोरिया की स्टेट रन इकोनॉमी के टूटने के बाद वहां के पॉलिटिकल और सोशल हालात भी बुरी तरह बदल गए। किम इल संग का सिस्टम चलाने के लिए बड़ी संख्या में एनफोर्सर्स और इंडोक्ट्रिनेटर्स की जरूरत थी, जो ये सुनिश्चित करें कि हर आदमी सही घर में पंजीकृत हो, बिना परमिट कहीं बाहर न जाए और सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस में शामिल हो। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं बचे कि इन पेटी ऑफिशियल्स को सही से संभाल सके। फैमिन के बीच पुलिस, पार्टी ऑफिशियल्स और कुछ चुने हुए लोगों को तो राशंस मिलते रहे, लेकिन छोटे क्लार्क्स, सार्जेंट्स और लो लेवल इंडोक्ट्रिनेटर्स अक्सर भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए। 1996 से 1999 के बीच आए भीषण अकाल में कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि सबसे ज्यादा मरने का खतरा उन ईमानदार अधिकारियों को था जो ब्राइब नहीं लेते थे और सरकार के वादों पर भरोसा करते थे। लेकिन ज्यादातर छोटे स्तर के ब्यूरोक्रेट्स ने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया। उन्होंने इल्लीगल एक्टिविटीज पर आंख मूंद लेना शुरू कर दिया, कभी रिश्वत लेकर तो कभी लोगों की हालत देखकर। इसका बड़ा असर डोमेस्टिक ट्रैवल पर पड़ा। पहले तो किसी को अपने शहर से बाहर रात बिताने के लिए भी परमिट चाहिए होता था, लेकिन 1996 से 97 के बाद ये सिस्टम लगभग खत्म हो गया। अब लोग $2 से $3 देकर पुलिस से परमिट ले लेते या बिना परमिट निकल जाते और रास्ते में चेक पोस्ट पर रिश्वत देकर काम चला लेते। सिर्फ प्योंगयांग ही ऐसा शहर था जहां अब भी कड़ा नियंत्रण था। कुछ मामलों में पॉलिटिकल क्राइम्स भी अब बच निकलने लायक हो गए, जैसे कि ट्यूनेबल रेडियो रखना बहुत सालों से क्राइम था। पहले इसके लिए जेल तय थी, लेकिन अब लगभग $100 की रिश्वत देकर आदमी छूट सकता था और कई बार पुलिस वही रेडियो वापस भी लौटा देते। हालांकि ये रकम आम नॉर्थ कोरियन की मंथली इनकम से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि उनकी ऑफिशियल सैलरी सिर्फ $2 से $3 होती थी, जबकि असली कमाई अनऑफिशियल इकोनॉमी से $15-20 तक पहुंच गई। कई अजीब नियम भी धीरे धीरे बेकार हो गए, जैसे औरतों को स्लैक्स पहनने या शहर में साइकिल चलाने की मनाही थी। कुछ हेयरकट्स भी बैन थे। लेकिन मेड 1990 के बाद पुलिस इन नॉनसेंसिकल बैन्स में दिलचस्पी कम लेने लगी। कभी कभी थोड़े समय के लिए फाइन्स लगाए जाते, लेकिन कैंपेन्स टिकती नहीं थी। कुल मिलाकर ये बदलाव ज्यादातर स्पॉन्टेनियस थे, जो जरूरत और सर्वाइवल से आए। लेकिन कुछ बदलाव अथॉरिटीज ने खुद भी किए, जैसे 1996 में इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को बड़ा अपराध मानने के बजाय छोटे अपराध की तरह डील किया जाने लगा। उसी समय किम इल संग के दौर का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल भी ढीला किया गया। अब पॉलिटिकल क्राइम करने पर पूरी फैमिली को कैंप भेजने की बजाय ये सजा सिर्फ रेयर और बेहद सीरियस मामलों में दी जाती थी। इस तरह फैमिन और इकोनॉमिक कोलैप्स ने नॉर्थ कोरिया में कंट्रोल को काफी हद तक ढीला कर दिया। नॉर्थ कोरिया को लंबे समय से देखने वाले लोग मानते हैं कि पिछले 15 से 20 सालों में वहां का माहौल पहले से कुछ ढीला हुआ है। अब आम लोग फॉरेनर से बात करने में पहले जितना डरते नहीं और कई बार ऐसे टॉपिक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं जिन्हें पहले खतरनाक माना जाता था। इसका मतलब यह नहीं कि लोग खुलकर सरकार की लाइन के खिलाफ जाते हैं, लेकिन जो बातें पहले बिल्कुल फॉरबिडन थी, अब कभी कभी सहन कर ली जाती हैं। रेफ्यूजीज भी बताते हैं कि किम योंग इल के दौर में ऐसी बातें कहना या करना अक्सर पॉसिबल था, जो किम इल संग के समय सीधे जेल या मौत तक पहुंचा देती। इसका एक दिलचस्प एग्जाम्पल है ये योंग गक की कहानी, जो डियर लीडर यानी किम योंग इल का बॉडीगार्ड रह चुका था। वह सिस्टम से निराश होकर चाइना भाग गया और साउथ कोरिया जाने की कोशिश की। वहां नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया और वापस ले आए। अगर यह घटना किम इल संग के जमाने में होती तो आउटकम साफ था, ऐसे हाई प्रोफाइल डिफेक्टर को जरूर टॉर्चर और मौत मिलती। लेकिन 1990 के बदले हुए माहौल में यी के साथ अनएक्सपेक्टेड लीनियंसी दिखाई गई। उसे जेल कैंप भेजा गया, लेकिन बाद में किम योंग इल के पर्सनल इंटरवेंशन के बाद रिहा कर दिया गया। यी ने इस मौके का फायदा उठाया और दोबारा भागकर आखिरकार सोल पहुंच गया। ये कहानी साफ दिखाती है कि फैमिन और कोलैप्स के बाद का नॉर्थ कोरिया पहले जैसा आयरन फिस्ट वाला नहीं रहा। कंट्रोल बना तो रहा, लेकिन डर का स्तर कम हुआ और कई चीजों में लचीलापन दिखने लगा।
नॉर्थ कोरिया बहुत गरीब देश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2012 तक प्योंगयांग में हालात बदलते दिखने लगे। सड़कों पर पहले जो सुनसान माहौल था, अब वहां ट्रैफिक बढ़ रहा है। नए नए रेस्टोरेंट्स, सुशी बार्स, बियर हाउसेस और यहां तक कि हैमबर्गर जॉइंट्स खुलने लगे। सड़कों पर आपको कुपोषित लोग भी दिखेंगे, लेकिन उसी के साथ डिजाइनर कपड़े पहने महिलाएं भी। यही नज़ारा कुछ और बड़े शहरों में भी देखा जा सकता है। ये सब बदलाव उस ग्रासरूट्स कैपिटलिज्म का नतीजा थे जिसने इनकम इनक्वालिटी को बहुत बढ़ा दिया। यानी अब नॉर्थ कोरिया में एक नया वर्ग उभरा, द न्यू रिच। मिसाल के तौर पर मिस्टर किम नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। पहले वो मिड लेवल पुलिस ऑफिसर था। करप्शन और स्मगलिंग से उसने शुरुआती पूंजी जुटाई। उसके कजन ने नकली वेस्टर्न टबैको बेचकर पैसा कमाया। फिर दोनों ने मिलकर ब्राइब देकर एक बंद पड़ी सोने की खान, गोल्ड माइन, अपने हाथ में ले ली। खान ऑफिशियली तो स्टेट एंटरप्राइज ही थी, लेकिन असल में वो उसकी प्राइवेट बिजनेस बन गई। उन्होंने मजदूर रखे, मशीन्स खरीदी और काम शुरू किया। सोने की धूल चाइना के ट्रेडर्स को बेची जाती थी। इसमें से 30 से 40% हिस्सा अधिकारियों को जाता, बाकी से बिजनेस चलता और लग्जूरियस लाइफ भी। एक और एग्जाम्पल है एम्स यंग का। वो पहले एक इंजीनियर थी। 1990 में उन्होंने चाइना से सेकंड हैंड ड्रेसेस खरीदकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने वर्कशॉप्स खोल ली, जहां दर्जनों औरतें चाइनीज कपड़े और मटेरियल से ड्रेसेस की कॉपीज बनाती। वो टेक्निकली तो अभी भी स्टेट फैक्ट्री की कर्मचारी थी, लेकिन महीनों वहां जाती नहीं थी। इसके लिए उन्हें $40 महीना ऑफिशियल्स को देना पड़ता था, जबकि उनकी असली सैलरी सिर्फ $2 थी। ये नए अमीर लोग हमेशा थोड़े इनसिक्योर रहते थे, क्योंकि कानून के हिसाब से उनकी हर एक्टिविटी इल्लीगल थी। अगर सरकार का मूड बदल जाए तो उन्हें सीधा जेल या एग्जीक्यूशन तक का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि वो ऑफिशियल्स को मोटे किकबैक्स देते थे और इसलिए बड़े क्रैकडाउन्स कम ही हुए। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी दौलत छुपाते नहीं थे, बल्कि खुलेआम दिखाते थे। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खाते थे, जहां एक मील की कीमत औसत परिवार की 2 हफ्तों की इनकम के बराबर होती। इल्लीगल होते हुए भी घर खरीदते और रेनोवेट करते थे। घरों में मॉडर्न अप्लायंसेस जैसे फ्लैट स्क्रीन टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और मोटर बाइक ले आते थे। प्राइवेट कार्स भी स्टेटस सिंबल बन गई और 2009 के बाद प्योंगयांग की सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स दिखने लगे, जो पहले कभी नहीं होते थे। कन्फ्यूशन ट्रेडिशन के अनुसार ये लोग अपने बच्चों की एजुकेशन पर भी खूब इन्वेस्ट करने लगे। अच्छे टीचर्स को इंग्लिश और चाइनीज पढ़ाने के लिए हाई फीस दी जाती थी। गर्ल्स के लिए पियानो और डांस क्लासेस भी स्टेटस का हिस्सा बन गए। यानी फैमिन और कलैप्स के बाद जिस देश में लोग भूखे मर रहे थे, वहीं एक नया वर्ग पैदा हुआ जो लग्जरी कार्स, डिजाइनर कपड़े और बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च कर रहा था। 1990 के दशक के बीच आते आते नॉर्थ कोरियंस बड़ी संख्या में चाइना भागने लगे। वजह साफ थी, देश में भयंकर अकाल और भूखमरी। बॉर्डर पार करना भी बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि यालू और टूमेन नदियां ज्यादातर जगह उथली और सर्दियों में जमी रहती थीं। अंदाजा लगाया गया कि 1998 से 1999 में अकाल के चरम समय पर लगभग 1.5 से 2 लाख नॉर्थ कोरियंस चाइना में छिपकर रह रहे थे। बाद में संख्या घटी, लेकिन आज भी लगभग 20,000 से 40,000 लोग वहां छिपे रहते हैं। ये लोग ज्यादातर बॉर्डर के इलाकों के गांव शहरों में रहते हैं, जहां एथनिक कोरियंस पहले से बसे हुए हैं। रेफ्यूजीज ऐसे काम करते हैं जो स्थानीय लोग करना पसंद नहीं करते। सस्ते रेस्टोरेंट्स में वेटर बनना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करना या टिम्बर इंडस्ट्री में काम करना। चूंकि इन रेफ्यूजीज में ज्यादातर महिलाएं होती हैं, तो कई बार वे चीनी पुरुषों के साथ रहने लगती हैं, कभी जबरदस्ती तो कभी अपनी मर्जी से। कुछ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन कई बार दोनों को फायदा भी होता है। एक उम्रदराज चीनी कोरियन आदमी को पत्नी मिल जाती है और नॉर्थ कोरियन औरत को सुरक्षा और बेहतर जिंदगी। लेकिन इन रिलेशनशिप्स के बावजूद हर महिला के दिल में सबसे बड़ा डर रहता है, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण। पहले यानी 1990 के दशक के मध्य तक अगर कोई पकड़ा जाता और चीन से वापस भेज दिया जाता, तो उसे कई साल जेल में रहना पड़ता और फिर सारी जिंदगी भेदभाव झेलना पड़ता था। लेकिन बाद में हालात कुछ बदले। अब बॉर्डर क्रॉस करना मामूली अपराध माना जाने लगा। प्रत्यर्पित लोगों से बस कुछ हफ्तों तक पूछताछ होती, थोड़ी मारपीट भी, ताकि यह पक्का हो सके कि उन्होंने साउथ कोरियंस, फॉरेनर्स या क्रिश्चियन मिशनरीज से संपर्क नहीं किया। अगर कुछ संदिग्ध न मिले तो उन्हें हल्के श्रम शिविर में कुछ महीने रखकर छोड़ दिया जाता।
और फिर अक्सर वही लोग दोबारा चाइना भाग जाते क्योंकि वहां उनके परिवार और रोजगार होते हैं। कुछ लोग साउथ कोरिया जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं था। कोल्ड वॉर के जमाने वाली वो बात नहीं रही जब कोई भी एम्बेसी जाकर आज़ादी मांग सकता था। अब साउथ कोरियन कॉन्सुलेट्स आम रेफ्यूजीज को लेने से बचते थे ताकि चाइना के साथ राजनयिक तनाव न हो। साउथ कोरिया में पहले से रह रहे रिश्तेदार ही पैसे जुटाते और फिर रेफ्यूजीज ब्रोकर्स की मदद से तीसरे देश जैसे थाईलैंड या मंगोलिया तक पहुंचते। वहीं से साउथ कोरियन एम्बसीज उन्हें यात्रा दस्तावेज और टिकट देती, लेकिन चीन पार करना और फिर मंगोलिया या लाओस तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इसलिए ब्रोकर्स नाम के मध्यस्थ इस पूरे काम को एक व्यापार बना चुके थे। एक साधारण एस्केप योजना की कीमत $2000 से $3000 थी, जबकि वीआईपी एस्केप $10,000 से $15,000 तक पड़ती थी। वीआईपी में नकली पासपोर्ट, भ्रष्ट सीमा सुरक्षा और आरामदायक हवाई सफर शामिल था। इतनी रकम आम रेफ्यूजी के लिए असंभव थी, जो चीन में महीने के $50 से $100 कमाते थे। ज्यादातर पैसा साउथ कोरिया में रह रहे रिश्तेदार भेजते थे, जो खुद रेस्टोरेंट्स में वेटर का काम करते थे। 2012 तक लगभग 23,000 नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया पहुंच चुके थे। ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन 2000 में ये सिर्फ 1100 थी। यानी पहली बार कोरियन वॉर के बाद एक बड़ा रेफ्यूजी समूह दक्षिण में बस पाया। पर ये कोल्ड वॉर के रेफ्यूजीज जैसे नहीं थे। उस समय शिक्षा प्राप्त और राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग भागते थे। अब ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं भाग रही थीं, जिनका मकसद सर्वाइवल और बेहतर जीवन था, राजनीति नहीं। एक और अहम बात, रेफ्यूजीज अक्सर अपने परिवारों से जुड़े रहते हैं। बॉर्डर पर चीनी मोबाइल सिग्नल की पहुंच होने से फोन कॉल आसान हो गया। चीन में काम करने वाले नॉर्थ कोरियंस अपने गांवों को पैसे भी भेजते। ये पूरी तरह अवैध था, पर काफी आम भी। ब्रोकर्स 25 से 30% हिस्सा कटते थे, फिर भी सालाना करीब $1 करोड़ दक्षिण से उत्तर भेजे जाते थे, जो कि नॉर्थ कोरियन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी रकम थी। साउथ कोरिया पहुंचे नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज की जिंदगी आसान नहीं होती। यूनिफिकेशन अगर कभी होती है तो शायद यही हालात लाखों नॉर्थ कोरियंस के लिए सामने आएंगे। साउथ में पहुंचने के बाद रेफ्यूजीज को शुरुआत में कुछ मदद दी जाती है, छोटा सा मंथली स्टाइपेंड, सस्ता रेंट वाला घर और वोकेशनल ट्रेनिंग के स्कॉलरशिप। जो जवान होते हैं उन्हें आसान एग्जाम के जरिए यूनिवर्सिटीज में दाखिला भी मिल सकता है। लेकिन ये शुरुआत जितनी होपफुल लगती है, आंकड़े उतने ही डिस्करेजिंग हैं। 2010 के एक स्टडी के अनुसार साउथ कोरिया में बसे नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज की एवरेज इनकम सिर्फ आधी है साउथ कोरियंस की तुलना में। बेरोजगारी की दर कहीं 10% तो कहीं 40% बताई जाती है, जबकि साउथ कोरिया डेवलप्ड देशों में सबसे कम बेरोजगारी वाला देश माना जाता है। स्किल जॉब्स में तो बमुश्किल 4% रेफ्यूजीज हैं, बाकी लगभग सब अनस्किल्ड काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सोशल स्तर पर भी कठिनाई बढ़ी है। साउथ कोरियन समाज उन्हें बराबरी से नहीं देखता। लेखक एक घटना बताते हैं, 2011 में एक टीवी चैनल नॉर्थ साउथ कपल्स पर शो बनाना चाहता था। शुरू में कई नॉर्थ कोरियन महिलाएं तैयार हो गईं क्योंकि पैसे का वादा किया गया था, लेकिन बाद में उनके साउथ कोरियन हस्बैंड्स ने साफ मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि पड़ोसी और रिश्तेदार जाने कि उनकी पत्नी नॉर्थ कोरिया से रेफ्यूजी है। रेफ्यूजी महिला ने कहा, यहाँ साउथ में मान लिया जाता है कि सिर्फ वही आदमी नॉर्थ कोरियन महिला से शादी करता है जो अपनी सोसाइटी में प्रॉपर औरत नहीं पा सका। चौंकाने वाली बात यह है कि अच्छे एजुकेशन वाले रेफ्यूजीज भी अक्सर परेशान रहते हैं। एम्प्लॉयर्स उनके स्किल्स पर शक करते हैं और साउथ कोरिया में सफल होने के लिए जरूरी पर्सनल नेटवर्क्स में वे शामिल नहीं हो पाते। साउथ कोरियन सोसाइटी में नेटवर्क बहुत मायने रखता है। रीजन, क्लैन या यूनिवर्सिटी के आधार पर कनेक्शंस बनते हैं। नॉर्थ कोरियंस इनमें आउटसाइडर्स साबित होते हैं। जो रेफ्यूजी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले भी लेते हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट काफी ऊंचा है। साउथ कोरिया में यूनिवर्सिटीज से ड्रॉप होना रेयर है, लेकिन नॉर्थ कोरियंस के लिए ये आम है क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज और सोशल स्किल्स बहुत कमजोर होती हैं। उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही सर्वाइवल के लिए काम भी करना पड़ता है, जबकि उनके साउथ कोरियन क्लासमेट सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं। फिर भी ज्यादातर रेफ्यूजीज साउथ में आकर रिग्रेट नहीं करते। हाँ, कभी कभी कोई वापस नॉर्थ चला जाता है, लेकिन उनके मुकाबले सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां परिवार अपने और रिलेटिव्स को साउथ लाने के लिए ब्रोकर्स को पैसे देते हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। रेफ्यूजीज तो एक सेल्फ सेलेक्टिंग ग्रुप है, यानी वे लोग जो पहले ही रिस्क लेकर साउथ पहुंचे।
उन्होंने बदलाव को कॉन्शियसली चुना। यूनिफिकेशन की स्थिति में पूरे नॉर्थ की पॉपुलेशन को अचानक नए सिस्टम में ढलना होगा। उस वक्त जो कठिनाइयां रेफ्यूजीज झेल रहे हैं वही लाखों गुना बढ़कर सामने आएंगी। नॉर्थ कोरिया का सबसे मशहूर अखबार है रोडोंग शिन्मन, जिसे पार्टी और राज्य की सीधी आवाज माना जाता है। इसमें छपने वाली हर खबर असल में सरकार और लीडर का दृष्टिकोण होती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 11 जुलाई 2011 का एक एडिशन देखा। पूरा फ्रंट पेज सिर्फ एक खबर से भरा था। मार्शल किम योंग इल ने प्योंगयांग के सबसे बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का दौरा किया और वहां के स्टाफ को बेहतर मैनेजमेंट के बारे में सलाह दी। साथ में 2 तस्वीरें थीं, एक में मार्शल एस्केलेटर पर अपने लोगों के साथ खड़े थे और दूसरी में स्टोर के टॉप मैनेजर्स के साथ। अगले पन्नों पर भी यही पैटर्न चलता रहा। दूसरा पेज किम योंग इल के जू दौरे की रिपोर्ट से भरा था। साथ ही चाइना के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की 50वीं एनिवर्सरी पर टेलीग्राम्स छपे थे। एक छोटी सी खबर उनके दादा किम ह्योंग जिक, जो एक मिशनरी और टीचर थे, की 117वीं जयंती पर भी थी। तीसरे पेज पर प्रोडक्शन और मेहनत की खबरें थीं, खासकर लाइट इंडस्ट्री की। एक आर्टिकल में हाउसवाइफ्स के इरिगेशन प्रोजेक्ट में काम करने की कहानी थी, जहां महिलाएं बिना मशीन सिर्फ फावड़े और हाथों से नहर की दीवारें बना रही थीं। चौथे पेज पर फॉरेन डेलीगेशंस की रिपोर्ट्स थी, ज्यादातर चाइनीज ग्रुप्स और कुछ रशियन ऑफिशियल्स, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया की तारीफों के पुल बांधे। पांचवें पेज पर साउथ कोरिया की खबरें थीं, जिनमें बताया गया कि वहां के लोग अपने प्रेसिडेंट ली म्यंग बैक से नफरत करते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका मिलिट्री बेसिस पर डेफोलियंस यूज कर रहा है। हकीकत छिपाकर ये दिखाया गया कि साउथ कोरियन जनता स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन कर रही है। छठे और आखिरी पेज पर फिर फॉरेन पॉलिसी और प्रोपेगेंडा था। चाइना के साथ अटर्नल फ्रेंडशिप की बातें, किम इल संग की दुनिया भर में प्रशंसा और यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर एक लेख जिसमें कैपिटलिस्ट देशों में महिलाओं की बदतर हालत बताई गई। एक लेख ग्लोबल फूड क्राइसिस पर भी था, जिसका मकसद ये जताना था कि नॉर्थ कोरिया अकेला नहीं है जिसे फूड शॉर्टेज झेलनी पड़ रही है। यह शायद उस पूरे अखबार का इकलौता लेख था जिसमें थोड़ी जेन्युइन एनालिसिस थी। लेखक लिखते हैं, यही है नॉर्थ कोरिया की मीडिया की डेली खुराक। साल दर साल, दशकों से, बिना ज्यादा बदलाव, यही तस्वीर लोगों के सामने रखी जाती है। पिछले 20 सालों में लगभग आधा लाख नॉर्थ कोरियंस चाइना गए और ज्यादातर वापस लौट आए, कभी अपनी मर्जी से, कभी मजबूरी में। वहां जाकर उन्हें पहली बार असली शौक मिला। जिन चाइनीज शहरों को नॉर्थ कोरिया में गंदा और पिछड़ा बताया जाता था, वही उन्हें रात में रोशनी, दुकानों और चहल पहल से भरे लगते। लेखक बताते हैं कि एक एनजीओ वर्कर ने उन्हें कहा, ये नॉर्थ कोरियंस पहले 2-3 रात सो ही नहीं पाते, इतने शौक होते हैं उस छोटे से चाइनीज टाउन की चमक देखकर। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि जिन चाइनीज को वे बेहद अमीर मानते हैं, वे खुद साउथ कोरिया को अपने से कहीं ज्यादा डेवलप्ड और रिच मानते हैं। बॉर्डर एरियाज में साउथ कोरियन सैटेलाइट टीवी आसानी से देखा जाता है और वहां के ड्रामास चाइनीज सबटाइटल्स के साथ लोकल चैनल्स पर चलते रहते हैं। साथ ही यानबियन क्षेत्र का लगभग हर 7वां कोरियन साउथ कोरिया में काम करता है। इन सब के जरिए नॉर्थ कोरियंस को साफ समझ आ जाता है कि उनके देश की मीडिया साउथ कोरिया के बारे में जो झूठ बोलती रही है, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ये सच जानकर हर कोई सोल जाने का सपना नहीं देखता, क्योंकि वहां जाना रिस्की भी है और महंगा भी। लेकिन साउथ की फेयरी टेल जैसी जिंदगी की कहानियां घर लौटकर वे अपने भरोसेमंद रिश्तेदारों और दोस्तों से जरूर बांटते हैं। साल 2000 के बाद से नॉर्थ कोरिया में वीसीआर और फिर डीवीडी प्लेयर्स बहुत तेजी से फैल गए। सरकार चाहती थी कि लोग इन्हें डियर लीडर की बायोपिक्स देखने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जनता ने साउथ कोरियन सीरियल्स और फॉरेन मूवीज देखना शुरू कर दिया। एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2006 में ही करीब 3.5 लाख डीवीडी प्लेयर्स चाइना से नॉर्थ कोरिया पहुंचे। बॉर्डर एरियाज में 2012 तक लगभग 70 से 80% हाउसहोल्ड्स के पास डीवीडी प्लेयर था। और इसका मतलब साफ है, ज्यादातर परिवार साउथ कोरियन प्रोग्राम्स देख चुके थे। कंप्यूटर्स भी स्टेटस सिंबल बन गए। 2012 तक वहां लाखों कंप्यूटर्स मौजूद थे। प्योंगयांग की यूथ यूएसबी ड्राइव्स को फैशन एक्सेसरी की तरह इस्तेमाल करती थी, ये दिखाने के लिए कि उनके पास कंप्यूटर है। हालांकि ये इंटरनेट से जुड़े नहीं थे, लेकिन यूएसबी और सीडीज के जरिए इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती रही। सरकार ने ब्यूरो 27 नाम का डिपार्टमेंट बनाया ताकि प्राइवेट कंप्यूटर्स की निगरानी हो सके, मगर हकीकत यह है कि टेक सेवी यूथ अक्सर एजिंग पुलिस वालों से आगे निकल जाते हैं।
साउथ कोरियन ड्रामास देखकर नॉर्थ कोरियन सब कुछ तुरंत सच नहीं मान लेते। उन्हें पता है कि उनकी अपनी मूवीज भी नॉर्थ कोरिया की जिंदगी को बहुत आइडियल दिखाती हैं। शुरू में उन्हें यकीन नहीं होता कि साउथ कोरिया में लगभग हर फैमिली के पास कार है या कि वहां के अपार्टमेंट्स इतने मॉडर्न हैं। उत्तर कोरिया के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा ये समझने लगे हैं कि दक्षिण कोरिया कितना समृद्ध है। एक महिला जो अपनी 50 में थी और जिन्होंने देश से भागकर बाहर शरण ली थी, उन्होंने लेखक से कहा था, शायद छोटे बच्चे अब भी मानते हो कि साउथ कोरिया गरीब है, लेकिन बाकी सभी जानते हैं कि साउथ अमीर है। हालांकि इसमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, ये जागरूकता सीमावर्ती इलाकों और बड़े शहरों से बाहर कितनी फैली है, ये साफ नहीं है। दूसरी, ज्यादातर आम लोग मान तो लेते हैं कि साउथ आगे है, लेकिन असली अंतर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं होता। उनके लिए अमीर होने का मतलब है कि हर रोज पेट भरकर अच्छा दलिया खा सकना। सन 2000 के बाद से उत्तर कोरिया की प्रोपेगेंडा मशीन ने भी इस बदलती सोच को थोड़ा स्वीकार करना शुरू कर दिया। पहले जहां लगातार कहा जाता था कि साउथ कोरिया गरीब है, वहीं अब ये दावा किया जाने लगा कि वो भले थोड़ा अमीर हो, लेकिन ये सब एक बबल इकोनॉमी है जिसे अमेरिकी साम्राज्यवादी अपनी चालों से टिकाए हुए हैं और जो कभी भी ढह सकता है। नई कहानियों में साउथ कोरिया को एक दुखी समाज के रूप में दिखाया गया, जहां लोगों की राष्ट्रीय पहचान अमेरिकी संस्कृति से बिगड़ चुकी है। वहां के लोग भूखे नहीं हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय अपमान और सांस्कृतिक प्रदूषण झेल रहे हैं। इस प्रचार के अनुसार साउथ कोरिया के लोग गुपचुप तरीके से नॉर्थ वालों से ईर्ष्या करते हैं, जो आर्थिक मुश्किलों के बावजूद अपनी शुद्ध कोरियाई पहचान को बचाए हुए हैं। साथ ही नॉर्थ की मीडिया बार बार दक्षिण कोरिया की असमानताओं और सामाजिक समस्याओं की खबरें छापती रहती है। असलियत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दक्षिण कोरिया आय में बराबरी वाले देशों में गिना जाता है। फिर भी साउथ की लेफ्ट मीडिया में जो गरीबी और असमानता की कहानियां छपती हैं, उन्हें नॉर्थ की प्रेस बड़े शौक से छापती है। हाल के वर्षों में पर्यावरण प्रदूषण भी एक बड़ा विषय बना है। उत्तर कोरिया में हो रहे बदलावों को लेकर लेखक लिखते हैं कि इन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं देखना चाहिए। उनकी बातचीत से उन्हें लगता है कि आम उत्तर कोरियाई आज भी किम इल सुंग के समय की बंदी बंधाई और सख्त जिंदगी को तरजीह देंगे, क्योंकि तब हर किसी को, अगर वो जेल कैंप में न पहुंचा हो, कम से कम ये भरोसा रहता था कि उसे नियमित राशन मिल जाएगा। भले ही लोग कुपोषित रहते हो, लेकिन भूख से मरने का डर कम था। किम इल सुंग की मौत के बाद 1994 में ये स्थिरता टूट गई और ज्यादातर आम लोग चाहेंगे कि उस दौर की सुरक्षा और स्थायित्व लौट आए, इवन अगर इसका मतलब और ज्यादा प्रोपेगेंडा बैठकों और मजाक पर जेल जाने का खतरा ही क्यों न हो। लेकिन सच ये भी है कि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें नए हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ा। अब करियर के सपने भी बदल गए। 1994 के बाद सेना में भर्ती को लोग टालने लगे, जबकि पहले 7 से 10 साल की सैन्य सेवा को पार्टी में दाखिले और सामाजिक तरक्की का रास्ता माना जाता था। अब पार्टी सदस्यता की अहमियत घट चुकी है, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोगों को मालूम है कि बाजार में व्यापार ही तेज तरक्की का सबसे आसान रास्ता है। राज्य की पुरानी निगरानी प्रणाली भी ढीली पड़ने लगी। पहले जहां हर हफ्ते आत्मा आलोचना और प्रोपेगेंडा बैठकों में हिस्सा लेना अनिवार्य था, अब लोग कभी कभी इन बैठकों को छोड़कर सीधे मार्केट का रुख कर लेते हैं, ताकि कमाई का मौका हाथ से न जाए। रिश्वत देकर ये सब और भी आसान हो गया, यहाँ तक कि वो चीजें भी होने लगीं जो किम इल सुंग के समय अकल्पनीय थी, जैसे दंगे। मार्च 2005 में प्योंगयांग में 60 साल बाद पहला बड़ा दंगा देखने को मिला। ये दंगा एक फुटबॉल मैच के दौरान हुआ, जब ईरानी टीम और नॉर्थ कोरियाई खिलाड़ियों में झगड़ा बढ़ गया। दर्शकों ने बोतलें, पत्थर और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, पुलिस और भीड़ में झड़प हुई और मामला कई घंटों तक चला। विदेशी मीडिया ने भी इन दुर्लभ दृश्यों को कैमरे में कैद किया। इसी तरह ग्रामीण इलाकों के मार्केट में भी विरोध प्रदर्शन हुए। 2006-2007 में जब सरकार ने असफलता से राशन प्रणाली (पीडीएस) को फिर शुरू करने की कोशिश की और कई मार्केट बंद कर दिए, तो व्यापार पर निर्भर स्थानीय लोगों, खासकर मध्यम आयु की महिलाओं ने विरोध किया। उनका नारा था, हमें राशन दो या व्यापार करने दो। यह कोई लोकतंत्र की मांग नहीं थी, लेकिन सत्ता को चुनौती जरूर थी। दिलचस्प बात यह रही कि इन प्रदर्शनों पर सरकार ने अपेक्षाकृत नरमी दिखाई। कुछ नेताओं को गुपचुप सजा मिली हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को हल्की या कोई सजा नहीं दी गई। फिर भी ये सब बदलाव सीमित हैं। उत्तर कोरिया अब भी दुनिया के सबसे कठोर और दमनकारी देशों में गिना जाता है।
निगरानी और सजा की व्यवस्था बेहद ताकतवर है, लेकिन ये भी साफ है कि किम इल सुंग का बनाया समाज धीरे धीरे दरक रहा है। ये प्रक्रिया धीमी है, शायद दशकों तक खींचे, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच बढ़ते विरोधाभास एक दिन तेज बदलाव की मांग को जन्म देंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया की नींव रखी और कैसे 1990 के दशक में पूरा देश भूख और तबाही से हिल गया। लेकिन सवाल ये है, इतनी बर्बादी के बाद भी ये सिस्टम कैसे जिंदा रहा? अगले भाग में हम जानेंगे वो सर्वाइवल ट्रिक्स जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को डूबने से बचा लिया। तो जुड़े रहिए, कहानी अभी बाकी है।